नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं ज्ञानेश्वर चौबे और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिसको अगर हम कहें कि वो भारत से कई हजार किलोमीटर दूर बैठ करके भारत को बड़ी पैनी निगाहों से देख रही हैं। उन्होंने जिन्होंने कि कोविड के समय में अपने सोशल मीडिया चैनल्स के द्वारा लोगों का एक बहुत बड़ा सपोर्ट जो है वो हासिल किया और लोगों को सपोर्ट किया। वो जो एक बहुत अच्छी साइंटिस्ट हैं, वो जो काशी की धरती से पैदा हुई हैं और आज पूरे विश्व में काशी का परचम लहरा रही हैं। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है, डॉक्टर साक्षी सिंह। आपको नमस्ते। आप बड़ा मुश्किल से आपका समय मिला है हम लोगों को और हम लोग आज एक ऐसे विषय पे आपसे गुफ्तगू करेंगे जो ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है। बहुत सारे लोग आपको सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं, बहुत सारे लोग आपके रिसर्च के बारे में जानते हैं और आपका जो हैप्लोग्रुप J2 का रिसर्च है जो कि एक माइलस्टोन है अभी तक, उसके आगे ये एक तरीके का रिसर्च है जो कि आज किया गया हो, अगले 20 साल तक उस एरिया को लीड करता हो, उस तरीके का रिसर्च आपने किया हुआ है। तो हम लोग आज डॉक्टर साक्षी सिंह के बारे में जानेंगे। एक छोटी सी बच्ची जो काशी में पैदा होती है और वो फिर कैसे धीरे धीरे अपने सपनों को जोड़ते हुए, अपने पंखों को जोड़ते हुए और बहुत सारी समस्याओं को जो है टैकल करते हुए आगे बढ़ती है, ये धीरे धीरे हम समझेंगे। आप वीमेन एम्पावरमेंट के लिए भी काम कर रही हैं, लोगों को पढ़ाती भी हैं, भारत के जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए भी आपकी बहुत बड़ी सोच है। तो साक्षी, हम लोग सबसे पहले तो आपका स्वागत करते हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जो कि जहाँ की आप एलुमनी है, वहाँ आप आई हुई हैं। और हम आपसे सबसे पहले ये पूछना चाहते हैं कि आपका जो बचपन था वो बहुत थोड़ा बहुत हम लोग जानते हैं, लेकिन अगर आप विस्तार में इसको बच्चों के लिए और जो हमारे साइंटिस्ट हैं जो कि आगे आपको फॉलो करते हैं उनके लिए, उनको आप बताना चाहें तो कृपया इस बारे में बताएं। जी, सबसे पहले मैं बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हूँ प्रोफ़ेसर ज्ञानेश्वर चौबे भैया का और काशी हिंदू विश्वविद्यालय का कि उन लोगों ने मुझे ये सौभाग्य दिया कि मैं यहाँ अपने कुछ 2 शब्द आप सभी से साझा कर सकूँ, अपने अनुभव और अपनी कहानी का छोटा हिस्सा बता सकूँ। तो जो प्रश्न ज्ञान भैया पूछ रहे हैं, मैं काशी से हूँ, उतना ही सरल, उतना ही सामान्य अनुभव करती हूँ यहाँ पे आके, जैसे कोई भी और बच्चा। और बचपन में मैं अपने बुआ-फूफा जी के यहाँ पढ़ी, माँ-बाप से दूर। और उसके बाद जो तमाम अलग विभिन्न किस्म के संघर्ष रहे व्यक्तिगत, उनको पार करके उदय प्रताप कॉलेज, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से होते हुए भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर गई। उस समय मेरे पास उस समय जो जितने भी मौजूद फेलोशिप्स थे, 4 थे उस समय फेलोशिप। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में सेंट्रल प्रोसेसी के का एग्ज़ाम पास करने के बाद फिर मुझे ये समझ में आया कि बहुत अच्छा अवसर मिला है सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था जो यूके इंडिया रिसर्च इनिशिएटिव का था, बहुत प्रेस्टिजियस फेलोशिप जिसमें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी कोलैबोरेट कर रही थी। प्रोफेसर लालजीत सिंह उस वक्त जीवित थे, उनके साथ और डॉक्टर के थंगराज जो साउथ इंडियन में और इंडिया के जेनेटिक्स में वन ऑफ द बिगेस्ट नाम है, और 2 कैम्ब्रिज के प्रोफेसर्स थे। तो ये इतना अच्छा अवसर मिला, तो मैंने बीआरसी छोड़ा और सीसीएम आई और वहाँ से आगे की दुनिया देखने को मिली। तो साक्षी, एक बड़ा जो है आजकल की जो युवा पीढ़ी है उसके लिए एक बड़ा कंफ्यूजन होता है। जैसे आप बार्क में आप नौकरी कर रही थी, आपको एक जैसे सरकारी नौकरी का जो टैग लगता है वो आपके पास था, लेकिन इसके बावजूद आपने रिसर्च के लिए सीसीएमबी को ज्वाइन किया जो कि ह्यूमन माइग्रेशन से संबंधित था। भले ठीक है, अभी तो हम उसका रिजल्ट जानते हैं कि आप बड़ी सक्सेसफुल रही उसमें, लेकिन क्या आपको कहीं नहीं लगा कि हम कहीं फेल हो जाएं तो हम एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को पीछे छोड़ के आ रहे हैं?
जितने उससे पहले के भी जितने संघर्ष थे भैया, उसमें हमेशा मुझको लगता था कि जो ज़्यादा सुरक्षित स्थान है, जो ज़्यादा सेफ प्लेस है, वो कहीं न कहीं आपको सीमित कर देता है। विशेषकर भारतीय विद्यार्थियों के लिए कहूँगी, और उससे भी ज़्यादा ज़ोर देके कहूँगी भारतीय जो जो गर्ल्स स्टूडेंट हैं और जो महिलाएँ जो आगे बढ़ना चाहती हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा, आपको कहीं न कहीं थोड़ा-सा रिस्क लेना पड़ेगा, तभी जब अब जहाँ से आप टूटते हैं वहीं से ही बनते हैं, वहीं से फूटते हैं आगे क्या आगे बढ़ने के लिए। तो बस वही थोड़ा-थोड़ा सा तोड़ा मैंने अपने आप को, हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क लिया जो कि मैं सर्वाइव कर सकूँ। तो उस तरीके से आगे बढ़ने कि पूर्वांचल की लड़कियों के लिए एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है, वो डिसीजन आपने लिया जो एक सामान्य व्यक्ति जो है नहीं ले सकता है। बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिसीजन था जो आपने किसी और से डिस्कस किया या खुद ही बोला कि मैं इतना बड़ा रिस्क लेने को तैयार हूँ? जैसा कि व्यक्तिगत जीवन रहा, तो क्योंकि पिता ऐसे इस स्थिति में नहीं थे, तो मैं ज़्यादातर अधिकतर जो निर्णय थे जीवन के, वो स्वयं लेते रही। ये अच्छी बात है कि परिवार का बहुत सहयोग रहा है, पर मैंने ये भी बहुत चिंता नहीं की कि मैंने अपने विवेक पे ज़्यादा विश्वास किया इस बात की तुलना में कि क्या सही कहा जा सकता है, क्या गलत कहा जा सकता है, और जो होगा, मैंने सोचा था कि जो भी निर्णय लूँगी उसका उत्तरदायित्व लूँगी, चाहे वो सफलता हो, चाहे असफलता, भविष्य की। क्या बात है। 2012 में मेरे पिताजी, मुझे याद है कि अस्पताल में भर्ती थे, आपसे मुलाकात हुई, हम लोग गए और जैसे ही उन्होंने आपका नाम सुना इतने प्रसन्न हो गए कि हमारे क्षेत्र की बेटियां जो है वो टॉपर की लिस्ट में जो है वो हमारे सामने बैठी हुई है। वो एक शिक्षक थे और उनको बड़ा लगाव हो गया आपसे जी। आपसे मिलने के बाद। जी, जी, वो तो महान व्यक्ति। ये बहुत बड़ी बात है। तो साक्षी, ठीक है, जो आपकी शुरुआती एजुकेशन थी, जैसे जनरली जो समय था वो ये था कि उस समय न टेलीफोन था, न मोबाइल था, केवल टेबल फोन थे जिसको लोग बात करने के लिए इस्तेमाल करते थे। जी। तो आपका जो एक एम ये था कि हमको मुझे पढ़ाई करना है, तो पढ़ाई के अलावा भी आप और कुछ करती थी, खेलना कूदना, कि जो बच्चे करते हैं कि आप ये सब एकदम भूल गई थी बचपन में? जी, मैं खेल-कूद के अलावा सब कुछ करती थी। मैं 2 भाइयों के साथ पली-बड़ी हूँ बुआ जी के पास। तो वो एक भाई अर्जुन अवॉर्डी है बास्केटबॉल में, दूसरा नेशनल कोच है। तो खेल का क्षेत्र उन लोगों ने संभाल रखा था। मैंने बाकी सारी चीज़, चाहे वो स्टेज पे डिबेट करना हो, हिंदी, इंग्लिश, डांस करना हो, कुछ भी जो और भी चीज़ें हैं, सारी एक्स्ट्रा करिकुलर स्पोर्ट्स के अलावा सब कुछ करती थी, और बहुत बहुत शरारती किस्म के विद्यार्थी थी। और ज़्यादातर लोगों को ये रहता है कि जब बच्चे ज़्यादा शरारती होते हैं वो आगे नहीं बढ़ते हैं, पर वो सारी चीज़ें करती थी। पर साथ में मुझे पता था कि सफलता का रास्ता किताबों से ही होके जाना है। तो कभी-कभी मैं आधी रोटी खा के रात में पढ़ाई करने के लिए कि नींद ना आए, वैसी भी चीज़ें किया करती थी। पूरे घर में इन्वर्टर था, और तो मैं घर के उन कमरों में, उस कमरे में जाके पढ़ती थी, स्टोर रूम में, जहाँ की इन्वर्टर काम नहीं कर रहा है। और आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में अक्सर ऐसा होता है कि बिजली कटी रहती है 8-8 10-10 घंटे रात को, तो ताकि जगी रहूँ। बिल्कुल, आपकी पीढ़ी वो पीढ़ी थी जो 8 घंटे लाइट पे पढ़ाई की है। मोमबत्ती। उसकी बात है। जी, 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 जी। जी। और साक्षी, फिर यूपी कॉलेज वाली जो आपकी पढ़ाई थी, उसमें आपको क्या उतार-चढ़ाव देखने को मिले? और उस समय क्या आपने ये डिसाइड कर लिया था कि मैं जो है वो इस एरिया में जाऊँगी या मैं इस तरीके का काम करूँगी आगे चल कर के? जी, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया अभी आपने, क्योंकि ये वो समय था जबकि आप उतना एक्सपोज़र नहीं होता है। जब आपके पास मोबाइल नहीं है, आप गूगल सर्च नहीं कर रहे हैं, इतना आसान नहीं है ऑन योर फिंगर टिप्स कि आपको कुछ भी उंगलियों के पे के सब कुछ तुरंत मिल जाए। तो जहाँ जैसे भी जो पेपर्स में कहीं छोटा नोट पढ़ती थी, किसी की कोई बात समझ में आती थी, नोटिस बोर्ड्स या बुक्स पे जितने ज़ेरॉक्स लाइब्रेरीज़ छानती थी। तो ऐसे करती थी, और उस समय उदय प्रताप कॉलेज में जो बच्चों के बीच में जैसा माहौल होता है, उसमें बताया जा रहा था कि उस समय बॉटनी डिपार्टमेंट अच्छा था, वो क्लासिकल बॉटनी डिपार्टमेंट था।
तो मुझे बस यही पता था कि बहुत जब संघर्ष बहुत गहरा हो तो मुझे पता है कि एक बार में एक कदम चलना चाहिए। इतनी सकारात्मकता रखो कि टेक वन डे एट अ टाइम, एक बार में एक स्टेप लो और दूसरा नेक्स्ट अगली सीढ़ी आपको खुद पता चलेगी। जब बहुत धुंध हो तो एक बार में सिर्फ एक सीढ़ी तक चढ़िए तो आपको आगे दिखता है रास्ता। तो मैं उसी सिद्धांत पे चल रही थी। तो उस समय क्लासिकल बॉटनी ली थी और उसी समय सारे के फेलोशिप्स भी भरे थे जिनमें कि विभिन्न किस्म के विषय आपको पता है कि बायोकेमिस्ट्री है, बायोटेक्नोलॉजी है, जेनेटिक इंजीनियरिंग है, जेनेटिक्स है, मोलिकुलर बायोलॉजी है, बहुत इलेबोरेट किस्म की मोलिकुलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री पूछी जाती है इन सारे एग्जाम्स में। तो मुझे ये पता था कि ये किताबें हैं और बस ये सिलेबस है, इतना ही पता था और मुझे इससे आगे नहीं पता था कि कौन ना तो कुछ बताने वाला। तो ये इसलिए महत्वपूर्ण है ये प्रश्न क्योंकि पूर्वांचल में, उत्तर प्रदेश में, हिंदी पट्टी में और भी जगह ऐसे भारत में बहुत बच्चे हैं। मैं नहीं मानती हूँ कि इन सभी बच्चों में संभावनाओं की कमी है, बुद्धि की कमी है, किसी किस्म की शैक्षणिक जो संभावना है जो कल को कल्पनाओं को पूरा कर सकती हैं, सपनों को पूरा कर सकती है, उसकी कमी है। मैं मानती हूँ कि सही स्ट्रैटेजी, सही गाइडेंस, सही एक्सपोजर की कमी है और बहुत हद तक एक मानसिक संबल की भी कमी है। तो वो सब उस समय ये नहीं था। तो इसलिए आपका प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब आपको ऐसा लगे तो सबसे लो हैंगिंग फ्रूट है, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा, आप स्कूल की फेलोशिप पहले लीजिए। और जैसे मैंने किया, मुझे और नहीं समझ में आते, सबसे पास मेरी परिधि में जितने दूर तक नजर जा रही थी उसको मैंने अपने मतलब कि अपने बक्से में, अपने बस्ते में, स्कूली बस्ते में भरना शुरू किया। ऐसे ही सारे सर्टिफिकेट्स, फेलोशिप्स लिए और ऐसे ही आगे गई। तो धीरे धीरे समझ में आया जब उदय प्रताप कॉलेज से जब आखिरी दिनों पे मैंने चीजें भरी। तो जब BHU आई और मुझे उदय प्रताप से BHU ही पूरी अलग दुनिया लगी। लेकिन यहाँ के बच्चे ज्यादा एक्सपोज थे तो वहां से किसी फिजिक्स डिपार्टमेंट के बच्चे कहीं तो एक अखबार में इतना सा, अब सोचिए वो समय कैसा था, इतना सा टुकड़ा किसी ने काट के पेपर कटिंग रखी हुई थी टेबल पे VRC का। तो जो मेरी दोस्त थी वो कहती तुम भर दो कि तुम मेरी तारीफ करके कि तुम कर सकती हो। तो मैं कहा नहीं, पर ये तो फिर मैंने पढ़ा। इतना सा मतलब अब सूचनाओं की कमी एक इंसान के जीवन, भविष्य और संभावनाओं पे कितना प्रभाव डाल सकती हैं, इसलिए ये आपका प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है। एक छोटा सा जैसे आप बोलते हैं ना ट्रैजेक्टरी, एक कोई भी चीज टर्निंग पॉइंट, लॉन्च पैड टर्निंग पॉइंट हो सकता है। तो फिर मैंने देखा, मैं कहा ठीक है। तो जैसे ही मैं वहां से, जैसे उदय प्रताप से BHU आई थी, यहाँ पे एक्सपोजर मिला, जैसे यहाँ पे छोटे से पेपर के टुकड़े से मैं मुंबई गई, फिर वहां से हैदराबाद गई। तो इसलिए बच्चों को सही दिशा में एक्सपोजर मिलना और सुपरविजन मिलना, गाइडेंस मिलना, सही लोगों से सही सलाह मिलना बहुत ज़रूरी है। और ये एक बहुत विरोधाभासी बात हो सकती है। एक जो मैं कहने जा रही हूँ, उस समय आप सोचेंगे सूचनाओं की कमी थी, तो कोई भी सूचना होगी तो किसी का जीवन बदल देगी। पर इस समय भी एक बहुत भयावह स्थिति है क्योंकि अभी सूचनाओं का बाढ़ है और आपको पता नहीं कि उसमें चुनना क्या है। हाँ, तो ये मतलब एक तरीके से विरोधाभासी बात है, लेकिन अभी बच्चे उसी संघर्ष में हैं, एक अलग अंधकार में है। वो एक अलग किस्म का अंधकार था, ये एक अलग किस्म का अंधकार है। तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि ब्रेन हमारा दिन भर में उतने ही निर्णय लेता है, उतने उसका एनर्जी बजट उतना है, कौन सी सूचना आपको लेनी है, कितना एक ब्रेन रॉट एक टर्म है जो अभी कि आपको पता होगा, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किया है कि जब अनलिमिटेड टाइम पर स्क्रॉलिंग करते हैं बहुत देर तक, भले आप पढ़ाई की चीजें कर रहे हैं पर वो ब्रेन को रॉट कर रहा है। तो इसलिए सही सूचना का, सही चीज़ों को समझने, एक्सपोजर का महत्व बहुत ज़रूरी है। उतना ही धारण करिए, वही चीज़ें जो आपके लिए उचित है। लेकिन ये आपकी बात बहुत बिल्कुल सही है, जहां आपने कहा कि जो आपके सबसे नज़दीक हो पहले उसको ग्रैब करिए। ये नहीं कि आप सीधा जो है सूर्य को ही पकड़ने का कोशिश करिए। अगर चंद्रमा आपको पहले
पकड़ में आ जाता है तो उसको पकड़ लीजिए, है ना। बिल्कुल। और लड़कियों के लिए देखिए पूर्वांचल में अभी भी वो स्थिति नहीं है, जैसे आपको बार्क में जॉब मिली, आप बार्क चली गई, ज्वाइन कर ली। अभी भी ऐसी फैमिलीज हैं जहाँ की लड़कियों को जॉब मिलती है, पर परिवार वाले तैयार नहीं होते हैं जी बिल्कुल। उनको कि वो शहर छोड़ के बाहर जाए या कहीं और जाए। वो इनसिक्योरिटी की फीलिंग अभी भी समाज में है। तो उसके बारे में आप का क्या सजेशन है, इसको कैसे दूर किया जा सकता है? हाँ, ये एक बहुत कठिन समस्या है। जब मैं छोटी थी तो मुझे लगता था कि तर्क वितर्क या सोचना या किसी भी तरीके का बौद्धिक शास्त्रार्थ करके मैं किसी भी तरीके से किसी को किसी बात के लिए सहमत कर सकती हूँ, जो कि बहुत तार्किक है, जो मुझे लगता है कि उचित है, सर्वोचित है, जो ऐसी चीज़ें। पर समय के साथ मुझे समझ में आया अ, जो नियंत्रण करने की जो इच्छा है, चाहे वो परिवार हो, समाज हो, वो एक किस्म का अथॉरिटेटिव कंट्रोल चाहता है, नियंत्रित करना चाहता है। और बच्चे, लड़के भी, लड़की कहने को लड़कियों को बताते हैं, लेकिन लड़के खुद लड़कों के साथ भी होता है और लड़कियों के साथ और भी ज़्यादा होता है, क्योंकि ऑफ कोर्स उनके जेंडर बायस और सुरक्षाएं भी बहुत सारी हैं। तो ये एक बहुत कठिन प्रश्न है। ये समय के साथ मैंने देखा, ये जो डाइल्यूट हो रहा है समाज में, जो माहौल है वो समय के साथ ही बदल रहा है। आप कितने भी प्रेमचंद ने 100 साल पहले भी चीजें लिखी थी, वो आज भी उतनी ही क्यों प्रासंगिक हैं। ये सोच के आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। बिल्कुल। पर फिर आप सोचेंगे कि हम तो इतने दिनों में चांद पे चले गए और मंगल पे चले गए, पर ऐसा क्यों है कि समाज के स्पेशली जो मनोविज्ञान है उसके लिए क्यों प्रासंगिक है। जब हम सोचते हैं कि हम कोई एक बात सही बात कह देगा और दूसरी तरफ आप वो एक दीपक की तरह, प्रकाश की तरह बात जल जाएगी और सारा अंधकार दूर हो जाएगा, दूसरा सारे लोग समझ जाएंगे। पर ऐसा होता नहीं है। समाज या कोई भी व्यक्ति जिसको आप सहमत करने की कोशिश कर रहे हैं अपने विचारों से, वो बहुत संभव है कि अपनी खुद की असुरक्षाओं, अपने खुद के मनोविज्ञान का प्रक्षेपण, प्रोजेक्शन कर रहा हो और इसलिए आपको किसी भी तरीके से नियंत्रित कर रहा हो। अगर आप ये बात समझते हैं, अगर आप समझ सकें, तो अब आता है उसका दूसरा खंड, इसी प्रश्न का जो दूसरा खंड भी, जिस पे मैं बोलना चाहूंगी कि आपको अपने जीवन, आपके पास एक ही जीवन है, अपने जीवन का निर्णय, उसका उत्तरदायित्व, उसकी संभावनाओं को साकार करने के लिए आपको करना ही पड़ेगा आप जो करना चाहते हैं। ये बहुत संभव है कि बहुत सारे लोग आपसे खुश न हो, प्रसन्न न हो, पर जैसा कि हम कल बात कर रहे थे, जब पहली बार सावित्रीबाई फुले ने लड़कियों के लिए स्कूल बनाया, तो उनके ही गांव वालों ने, सगे संबंधी समाज ने उन पे गोबर फेंका, उन पे पत्थर मारे। सोचिए क्या बात है। तो समाज जो कह रहा है, या सारा समाज जिस दिशा में जा रहा है, जरूरी नहीं कि वो सही हो। सारा समाज, ये गणेश शंकर विद्यार्थियों को पीट के मार दिया गया, तो सारा संसार जो कह रहा है, जरूरी नहीं है कि वो सही बात हो सकता है आप समय में उनसे आगे हो सकता है आप अकेले 10,000 लोगों के बीच अकेले व्यक्ति हो जो सत्य के रास्ते पे हो, जो प्रकाश के रास्ते पे हो। तो आप इस विवेचना, इस किस्म के आलोचना, इस किस्म के नियंत्रण के लिए आपको इसके विरुद्ध संघर्ष करना ही होगा। आप कितने मानसिक रूप से साहसी हैं, आप कितने मानसिक रूप से कितना संघर्ष कर सकते हो, कितना संघर्ष का आपका बजट है, क्योंकि बहुत लोग बर्नआउट कर जाते हैं। आपको समझना रहेगा और उतना ही कैलकुलेट करके एक एक स्टेप लीजिए और आत्मविश्वास वो करिए, और अपने कर्म और पुरुषार्थ से आप कुछ भी अगर जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, पर एक स्टेप एक बार में लीजिए। एक बहुत बड़ा निर्णय है सजेशन। आप जो सजेशन दे रही हैं, मान लीजिए कि मुझे लगता है कि बहुत सारी साक्षी सिंह पैदा हो सकती है इस देश में, लेकिन यहाँ पेरेंट्स से क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि आपका जो कहने का तरीका था वो थोड़ा विद्रोह टाइप का है कि हम विद्रोह करें। हाँ, आप ये बोल तो आप, बहुत सारे पेरेंट्स भी आपको देख रहे हैं जी, है ना, वो कहेंगे कि साक्षी जो है वो आज की पीढ़ी को विद्रोह करने को बोल रही हैं। तो आप इसको कैसे डिफेंड करेंगी? जी, डिफेंड नहीं, बल्कि मैं उनको समझने में सहयोग करना चाहती हूँ। मैं उनके विरुद्ध कोई बात नहीं कह रही हूँ, तो ये डिफेंस वाली बात ही नहीं हुई। जो उनके अभिभावक हैं उनको बस मैं यही कहना चाहूंगी। कहीं मुझे एक समय का विज्ञापन याद है
जब माता-पिता बहुत ज़्यादा सुरक्षात्मक होते हैं, तो उसमें कोई एक विज्ञापन था कि वो बहुत नियंत्रित कर रहे थे, तुम्हें जाके लड़कियों को नहीं पढ़ना, ये नहीं करना। फिर उनको कोई पुराना विज्ञापन याद आ रहा है, फिर चोट लग गई, फिर वो जाते हैं, तो उनको जो डॉक्टर मिलती है वो भी लड़की होती है। फिर उनको जो ड्राइवर मिलती है वो भी लड़की होती है। फिर वो जहाँ रिपोर्ट लिखा रहे होते हैं, वो जो अधिकारी, पुलिस अधिकारी, वो भी लड़की होती है। तो वो उनके जो मन में जो दीवारें थी, जो धुंध था, उसको चुनौती मिल गई जैसे ही उन्होंने उस चीज़ को देखा। तो जो मैं बात कह रही हूँ वो उनके विरुद्ध नहीं है, उनके सहयोग के लिए। क्योंकि ये जब आप सुरक्षा बहुत बचा के रखते हैं और इस तरीके से करते हैं, तो ये कहीं न कहीं उस अभिभावक पे भी भार है, बोझ है। जब आप ज जब आप अपने बच्चों को सशक्त करते हैं, जब अपने बच्चे से बढ़िया कम्युनिकेशन करते हैं, जब बच्चे को समझते हैं कि वो क्या करना चाहता है, हमेशा आप कुछ न कुछ मध्यम रास्ता निकाल सकते हैं। मेरा विश्वास ये तो ज़रूर है। मैं विद्रोह की बात नहीं कर रही हूँ, कि मुझे लगता है कि एक बहुत खुल के, एक बहुत बिना जजमेंट के माता-पिता के बीच, बच्चों के बीच, बच्चों के जो स्वप्न हैं, जो रुचियाँ हैं, उनके बीच उन दोनों के बीच बात ज़रूर होनी चाहिए। क्योंकि जब वो बात होगी, बिना आपको लेकिन अहंकार एक तरफ रखना होगा। बच्चे को अपना अहंकार एक तरफ रखना होगा कि वो सब कुछ जानता है। क्योंकि जन्म से वर्ष का अनुभव कम होगा। माँ-बाप को ये अहंकार एक तरफ रखना होगा कि मुझसे छोटा होके मुझसे ये बात कह पा रहा है। आपको एक सच्चे जो विमर्श करने वाले 2 व्यक्ति होते हैं, उनकी तरह और प्रेम और स्नेह का वातावरण देके एक बहुत अच्छा कम्युनिकेशन, खुले मन से एक-दूसरे को समझना होगा, तब आप ज़रूर एक रास्ता निकाल सकते हैं जो उनके सपनों को कहीं न कहीं एक लॉन्च पैड दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं तो रास्ता दे रहे हैं, नहीं तो सपोर्ट दे रहे हैं, शेल्टर दे रहे हैं, कुछ ऐसा। क्योंकि दूसरा पक्ष ये है कि आपका बच्चा किसी भी तरीके से अवसादग्रस्त है। कुछ लोग जो जीवन भर भी टॉप किए हैं, वो बच्चे भी कई बार मानसिक समस्याओं से गुजरते हैं। और ये कहना आप और विद्यार्थियों के बीच, आपको पता है कि भारत में सबसे ज़्यादा यंग पॉपुलेशन जो है, यूथ की जो युवा वर्ग है, उसमें उनमें आत्महत्या की दर है विश्व में। तो ये बहुत खतरनाक बात है। ये इसलिए ये बात और ज़रूरी हो जाती है, और इसीलिए ये बात पेरेंट्स और अभिभावकों के खिलाफ नहीं है कि हमको जो चाहिए वो एक बहुत बढ़िया, बहुत ओपन कम्युनिकेशन चाहिए माँ-बाप और बच्चों के बीच, जो कि उनका भी जीवन आसान करेंगे और आपका भी। क्योंकि कल को आपको 4 साल बाद कुछ होता है, आपको किसी बात का पश्चाताप नहीं होगा, रिग्रेट नहीं होगा कि आपने बच्चे से खुल के बात क्यों नहीं की, क्यों नहीं ये फैसले में समझा। हो सकता है वो बच्चा गलत फैसला ले रहा हो, गलत निर्णय, पर आप समझिए, बात करिए, वो आपसे बात करे, आप उससे बात करिए, समझिए कि बीच का क्या रास्ता है, क्या किया जा सकता है, आप अपने पॉइंट्स रखिए। तो मेरा बहुत बेहतरीन बात, बहुत बढ़िया, बहुत रोचक। फिर साक्षी, फिर से आपके हम लोग जो है जर्नी पे आगे बढ़ते हैं। फिर आप सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में गई, एक बहुत इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन, उस समय 1 नंबर पे था। डॉक्टर लालजी सिंह उसके डायरेक्टर थे। डायरेक्टर के अंडर में आप काम कर रही थी, आपके सुपरवाइजर थे। तो चूंकि वो यहाँ के भी वाइस चांसलर रह चुके हैं, बहुत सारे लोगों की जो है मेमोरी उनके साथ जुड़ी हुई है, जी। तो उनके बारे में कुछ बताएं। प्रोफेसर लालजी सिंह ज्ञान भैया के भी वो गुरु थे, तो वो सिर्फ मेरे नहीं, वो विनम्र है इसलिए मुझसे पूछ रहे हैं। प्रोफेसर लालजी सिंह बहुत महान व्यक्ति थे, और जितने महान व्यक्ति थे उतने ही सरल, इतने सरल कि आप उनके साथ, और उनके अंदर बच्चों से उत्सुकता थी विचारों के लिए, नए विचार के लिए। आप उनसे किसी आइडिया पे, किसी विचार पे जब बात करते हैं, तो आपको कहीं से बोझ, किसी भी, जैसे आयु के साथ साथ वो बोझ सा बनने लगता है, परतें बनने लगती है। लोग गंभीरता को अक्सर लोग बोझ के रूप में परिभाषित करते हैं। ये एक मिसकंसेप्शन है, जो कि मुझे लगता है कि इसको तोड़ देना चाहिए। मुझे लगता है जो जितना ही परिपक्व है, वो उतना ही चाइल्ड लाइक होगा, जो जितना परिपक्व है, क्योंकि उसको पता है कि कौन
कौन से जो वस्तुएं हैं जीवन में वो महत्वपूर्ण है। तो डॉक्टर लालजी सिंह जो थे एक बहुत ही साहस बहुत ही प्रखर व्यक्तित्व के थे, सरल थे और बहुत कद्दावर नेतृत्व था उनका। उसके लिए मैं और शब्द नहीं ढूंढ पा रही हूँ। अगर आप उनके पास जाते हैं तो वो दूध का दूध, पानी का पानी, ऐसा करके वो चीज़ें तुरंत तुरंत रिजॉल्व करते थे। चाहे आप 2 दिन के लिए 2 दिन के लिए प्रोजेक्ट कॉन्फ्रेंस में आए हैं, 1 महीने के लिए समर ट्रेनिंग आए हैं, और आप एक छोटे से कॉलेज से सीसीएमबी में आए हैं, एक बहुत बड़े इंसान के सामने बैठे हैं, या आप ऐसे व्यक्ति हैं जो पूरे इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड, रिनाउंड, वन ऑफ द बिगेस्ट साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, पर अगर सही और गलत कोई बात है तो लालजी सिंह के सामने बहुत वो क्लियर थे। दूसरी बात है जो उनके जो जैसे बोलते हैं राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र प्रेम जो जो विभिन्न तरीके से परिभाषित किया जा रहा है आज के सिनेरियो में, उसके बारे में मैं कहना चाहूंगी कि वो जब उनके पास सारी संभावनाएं थी विदेश में अपना करियर बनाने के लिए, बहुत पैसा कमाने के लिए और भी आगे जाने के लिए, पर उन्होंने ये सोचा कि जब वो इस चीज़ के एक्सपर्ट हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए टेक्नोलॉजी उस समय जो भी थी और वन ऑफ द बेस्ट फोर फ्रंट में, तो उन्होंने कहा फिर मैं क्या करूं, मैं मुझे अपने देश में जाना है अब तो इस और अब भारत को इस चीज के लिए आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, इस टेक्नोलॉजी के लिए। सिर्फ आत्मनिर्भर नहीं, इसको एप्लीकेशन में डालना चाहिए, और सिर्फ एप्लीकेशन नहीं, समाज तक, एक एक सामान्य व्यक्ति तक पहुंचाना है। तो तब उन्होंने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को भारत में ऐसे इस्टेब्लिश किया, लीगल सिस्टम की लड़ाई करी, और फिर उन्हें पैटर्निटी मतलब एक लीगल एविडेंस की तरह मानना जाने लगा। वो उन्हीं का उनका ही संघर्ष था जो उन्होंने एक एक व्यक्ति तक पहुंचाया। तो फॉरेंसिक में आज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एविडेंस के बारे में पूरा भारत का एक बच्चा जानता है, पर उनको ये नहीं पता होगा कि ये किसकी देन है, चाहे वो पैटर्निटी हो। फिर उन्होंने कंजर्वेशन, चाहे टाइगर कंजर्वेशन हो, चाहे और भी इंडेंजर्ड इतने रिच बायोडाइवर्सिटी वाली जगह है, वहाँ कंजर्वेशन के लिए वो किया। तो वो जो करना चाहते थे वो उन्होंने किया, और इतना ऊंची छलांग लगवा दी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, जो हम इवोल्यूशनरी जेनेटिक्स को लेके और कंजर्वेशन जो एफर्ट्स थे इंडिया में, उसके लिए इतनी ऊंची छलांग लगा दी, जो मुझे लगता है कि एक जीवन काल में किसी के लिए करना बहुत कठिन है। और डीएनए एविडेंसेस ही नहीं, मेडिकल जेनेटिक्स में जैसे उन्होंने काम करा, तो सारी पॉपुलेशन की, इंडिया की पॉपुलेशन को एक एक, चाहे वो ट्राइब्स हो चाहे कास्ट हो, उसको पूरी तरीके से इतना कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी कराया, तो वो एक जीवन काल में बहुत कठिन है। अब सोचिए कि देश प्रेम, विज्ञान का फोर फ्रंट पे होना, इतना तगड़ा नेतृत्व, कम से कम 4-5 इंस्टीट्यूट उन्होंने बनाए, और वो भी बहुत रिसोर्सफुल, और इसका समाज के लिए एक एक बच्चे तक चीज कोई कॉन्सेप्ट, किसी चीज का लाभ पहुंचा देना एक देश के, ये एक इंसान, एक व्यक्ति के, एक मनुष्य के जीवन काल के लिए मुझे लगता है आपको कम से कम 10 जीवन काल लगेंगे इतना काम करने के लिए। ये मेरा और वो ही व्यक्ति पूर्वांचल में पैदा हो। जी, वो पूर्वांचल में पैदा हो, और सबसे रुचिकर महत्वपूर्ण बात उनके साथ ये कि वो, आप सोचेंगे कि इतना करने के लिए आपको बहुत ऊंचे से उड़ना होगा, बहुत ऊंचे से, जैसे पैराग्लाइडिंग करते हैं, ऊंचे से उड़ेंगे तभी ऊंचे जाएंगे, पर ऐसा नहीं है। लालजी सिंह पूर्वांचल में पैदा हुए थे, और उन्होंने वो एक किसान के बेटे थे, और सिर्फ उन्होंने अपने बुद्धि, साहस और अपने पुरुषार्थ के बल पे उन्होंने जो किया, जो उन्होंने सोचा, दृढ़ता, उस दृढ़ता और मूल्यों के बहुत धनी थे। जब उन्होंने, आपको सबको ये पता है कि जब यहाँ पे वो कुलपति थे तो उन्होंने 1 रुपया लिया था, और उनके मूल्य किसी भी जब आप जन सामान्य से पूछते हैं किसी भी नेतृत्व के बारे में, और जब उनको कुछ फायदा नुकसान नहीं हो रहा होता है किसी भी आदमी से, तो वो इन सब, अगर किसी नेतृत्व के बारे में हर एक इंसान पर कोई बहुत सुंदर, दिल को छू लेने वाली कहानी है, तो जानिए वो इंसान ने अपना जीवन सफल किया है, उसने जीवन जिया है। तो ऐसे थे प्रोफेसर लालजी सिंह। ये मेरी समझ है। क्या बात है। फिर सीसीएमबी में काम करने के दौरान ही आप जो है कैम्ब्रिज गई, जी। है ना? तो भाई
ठीक है, हिंदुस्तान में भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो देख करके हम प्रसन्न होते हैं। बीएचयू का एक अलग ही आभा है, इसको भी देख के प्रसन्न होते हैं। कैम्ब्रिज जो लगता है कि भाई कोई बहुत बड़ी जगह है। जी तो सबसे पहले आप कैम्ब्रिज में पहुंची तो क्या फीलिंग हुई आपको? मुझे जो सबसे पहला अंतर जो लगा वो ऑफ कोर्स सबसे पहले थोड़ा कम गर्मी थी, लेकिन वो वहाँ पे संसाधनों का और जो रिसर्च का कल्चर है वो सबसे बड़ा अंतर है। और मुझे लगता है कि यही दो सबसे महत्वपूर्ण है कि जब रिसोर्सेज मिल जाते हैं और बौद्धिक क्षमता अब बच्चों में मिल नहीं जाती, अगर सही रिसर्च कल्चर मिले, सही निश परिस्थितियां मिले और ये संसाधन मिले तो बच्चा कुछ भी कर सकता है। आज मुझे यहाँ से हम लोग गए, साथ में मिले, फिर साक्षी ले गई हमको वो बड़ी वाली घड़ी दिखाई, इसमें अमिताभ बच्चन अभिषेक बच्चन वाली शूटिंग हुई थी। तो एक अलग फीलिंग थी वहाँ मिलने के बाद हम लोगों की। तो कैम्ब्रिज के दौरान जो आपकी ट्रेनिंग हुई वो उससे आपको कितना लाभ पहुंचा? कैम्ब्रिज के दौरान जो ट्रेनिंग है उस पे जब आप कहीं पे नई जगह जाते हैं तो क्योंकि हर दिन एक नया अनुभव होता रहता है, आप पहले से ज़्यादा परिपक्व हो रहे होते हैं, तो उसके साथ साथ वहाँ मुझे जब भी मैंने शहर बदले, इंस्टीट्यूट बदले या नई जगह गई तो मुझे नई संस्कृतियों के बारे में जो पता चला, लोगों के जीवन को देखने के एटीट्यूड के बारे में जो अंतर पता चला और काम को लेके ऑफिस के कल्चर को लेके जो एटीट्यूड पता चला और कैसे कोलैबोरेट करते हैं, लोगों से कैसे बातचीत करते हैं, खुद को कैसे प्रेजेंट करते हैं और कई सारी गलतियां करते रही मैं भी और जैसे हर कोई करता होगा, तो उससे भी सीखने को मिला। तो ये सबसे बड़ा फायदा रहा। जब आप शुरुआत में ट्रेनिंग में जाते हैं तो मैं ये भी कहूँगी कि गलतियां करने से इंसान को चूकना नहीं चाहिए। जब आप कुछ करेंगे ही नहीं, जब वही कश्ती जो होती है, वही नाव अनडैमेज रहती है, टूट फूट से बची रहती है, जो गई ही नहीं तूफान। तो आप थोड़ा बहुत आपको चीज़ें करने के लिए साहस करना होगा। तो वहाँ जो रिसर्च की ट्रेनिंग थी, कैसे जीनोलॉजी डिसाइड करते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल जेनेटिक्स के बारे में, वहाँ पे वर्ल्ड के वन ऑफ द बिगेस्ट साइंटिस्ट थे जो आपके भी सुपरवाइजर रहे थे, प्रोफेसर क्यूसिल्ड और माता मिरुजन लहर, वो दोनों। और मैंने देखा कि वो कितने सहज हैं चीज़ों को समझाने में और मुझे समझ में एनाटॉमिकली मॉडर्न ह्यूमन का पूरा अलग इतिहास कैसा चल रहा है। और आप लीकी के म्यूजियम में आप देख सकते हैं क्या वो सारे स्पेसिमेन। तो बहुत आश्चर्यचकित, बहुत मेस्मराइज करने वाली भी अनुभूतियां होती हैं ऐसी जगह, नई जगह जाके, जब आप दरअसल जैव विकास इवोल्यूशन मानव के आप दरअसल आप सामने देख सकते हैं, मतलब फिजिकल एविडेंसेस से। और इतने अच्छे लोगों के बीच कैसे मार्था मिर्जन कैसे अब बात कर रही हैं, कैसे समझा रही हैं, क्यूसिल कितने सरल हैं। और तो उस समय माइटोकॉन्ड्रियल जेनेटिक्स और जीनियोलॉजी और पापुआ न्यू गिनी यहाँ की पॉपुलेशन थी 4, उन पे एंशिएंट पॉपुलेशन थी, वहाँ पे उनके सैंपल्स करे थे, डीएनए आइसोलेशन और उनका सीक्वेंसिंग और फिर जीनोलॉजी डिसाइड करी थी। तो वही उस समय वही तो साक्षी काशी से कैम्ब्रिज पहुंच चुकी थी और वो बहुत कुछ सीख चुकी थी। लेकिन तब तक जो मैंने ऑब्जर्व किया, मैं अभी तक जो भी बता रहा हूँ वो सब मेरा ऑब्जर्वेशन है साक्षी के ऊपर, कि साक्षी तब तक इतनी ज्यादा जो है सोशल नहीं थी जितनी आज है। जी है ना? जी तो ये सोशल होना साक्षी का जो था कि इतनी तेजी से, भाई आज आपके इतने सारे फॉलोअर्स हैं, है ना? साक्षी एक फोटो भी कहीं खड़ी होकर डाल देती है तो 1500 लाइक्स हो जाते हैं उसके। हम हर जितने एंगल से हम जो है वो अभिषेक जी के साथ खिंचवाए फोटो, लेकिन एक भी इतना लाइक्स तक नहीं पहुंचा। तो ये कैसे ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ? ये जिसका मतलब कि ये सीख कैम्ब्रिज में नहीं मिली थी कि साक्षी सोशल हो जाओ। नहीं, इस पे इसको मैं थोड़ा सा संशोधन करना चाहूंगी इसमें, थोड़ा सा करेक्शन कि उस समय सोशल मीडिया नहीं था, शुरुआत में ऑर्कुट आया हुआ था। लेकिन उससे उससे पहले भी मैं जब यूपी कॉलेज में थी, उदय प्रताप, मैं बहुत सोशल थी।
वाह। तो सोशल थी पर मीडिया पे नहीं। लोगों को नहीं दिखता था कि साक्षी केवल पढ़ाकू लड़की है, किताब पढ़ती है, बुकवर्म है और करियर धीरे धीरे इसका आगे बढ़ रहा है। हाँ, बुकवर्म भी थी और सोशल भी। तो ये बहुत मतलब बहुत वही फिर से बोलूंगी कॉन्ट्राडिक्टरी कॉम्बिनेशन है। पर जब भारत से बाहर गई तो जब आप किसी चीज से अलग होते हैं, दूर जाते हैं, तो फिर टीस उठने लगती है, कसक उठती है, आपको वो चीजें याद आती हैं जो चीजें आप ग्रांटेड ले रहे हैं। जब आप अपने माँ की गोद में बैठे रहेंगे, उसका आंचल, उसकी बातें, उसका सर पे हाथ फेरना, सब कुछ आप ग्रांटेड लेते हैं। आपको माँ की याद आती है जब आपको वहीं से उठा के दूसरे शहर में कर दिया जाए। तो ऐसा ही देश के साथ भी है। और मुझे लगता है कि जब तक भौतिक रूप से उसी देश में थी, तब मुझे पता था कि मैं बात कर लूंगी, जो भी कहना है वो विचारों व्यक्त कर लूंगी, जो भी करना है, खेलना कूदना है। लेकिन जब दूर गई तो अब ये संभव नहीं था कि मैं तुरंत किसी के पास चली जाऊं, किसी को बुला लूं, किसी से कुछ कह दूं। तो ये एक टीस सी बनने लगी और फिर मैं धीरे धीरे उस मनोस्थिति में गई। तो मुझे समझ में आया कि यही एक माध्यम है जहाँ पे मैं लोगों से जुड़ सकती हूँ, अपने विचारों को लेके कुछ कह सकती हूँ। और सब जन सामान्य से मुझे कभी ऐसा नहीं हुआ कि सोशल मीडिया पे जाके बहुत विशेष भी उतने ही प्रिय, ऐसा नहीं, उनके विरुद्ध कुछ नहीं है, पर मैं सभी जन सामान्य से वहां पे भी जुड़ना चाहिए, वैसा ही महसूस करना चाह रही थी मैं। तो मैं एक तरीके से, जैसे हम सिमुलेशन करते हैं अपने रिसर्च में, एक कंप्यूटेशनल सिमुलेशन करते हैं किसी भी चीज का, तो मुझे उस समय ऐसा लगा कि सोशल मीडिया ही एक ऐसा सिमुलेटरी एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकता है कि मैं जैसे अपने नुक्कड़ पे चली, किसी से बात के लिए कुछ महसूस कर लिया। वरना ऐसा संभव नहीं था कि इतनी व्यस्त जीवन में आपका व्यस्त जीवन है भैया, आप बाहर हैं, आपको पता है कि आपके पास इतना समय नहीं होता कि आप अलग से उस एक आधे घंटे आप किसी एक को ही अप्रोच कर पाएंगे। तो वही सबसे बड़ा मतलब टीस ही है, जो अपने देश से जुड़ना, मिट्टी से जुड़ना, वही सामान्य चीजें सुनना, कहना, वो सौंधापन, वो अनुभव करने के लिए जो माध्यम हुआ, बस उसी को ही प्रयोग किया और इसमें कुछ विशेष नहीं मानती। क्या बात है। फिर आपने एक बड़ा जबरदस्त पेपर पब्लिश किया, जो यूकेरी का जो है वो जो प्रोजेक्ट था, मेरे हिसाब से वो बेस्ट पेपर है। और आपने एक बड़ी ऊंचाई विज्ञान में जो है, जो एवोल्यूशनरी बायोलॉजी है, उसमें साउथ एशिया में आपने एक बड़ा कंट्रीब्यूशन किया। फिर उसके बाद पीएचडी खत्म की आपने, और अब साक्षी जो है वो डॉक्टर साक्षी सिंह बन चुकी थी। काशी से कैम्ब्रिज गई, कैम्ब्रिज से वापस आई, पीएचडी डिफेंड किया, बहुत बेहतरीन, सारा काम सब ठीक चल रहा है ना। अब साक्षी को जो है वो उसके बाद नीदरलैंड गई, नीदरलैंड के बाद यूएसए गई, मतलब जहाँ जो मेरी जानकारी है जी बिल्कुल। अब साक्षी को बहुत सारी चीजें डिसाइड करनी थी, क्योंकि इसके बाद बहुत बड़ा कंफ्यूजन आता है। दो ही लेवल पे कंफ्यूजन आता है, एक शुरू में जब 12 पास करते हैं जी और दूसरा जब पीएचडी कंप्लीट कर बिल्कुल। लेते हैं। हाँ, और एक काशी की लड़की को ये डिसाइड करना कि अब मैं अपने करियर को किस तरफ ले जाऊं। इसके बाद आपके और भी बहुत सारे आयाम हैं, लेकिन अभी हम लोग आपके एजुकेशन को ही छू रहे हैं। तो इसमें आपने कैसे डिसाइड किया, क्या था आपके दिमाग में, कहीं से उड़ता हुआ आया या सोच समझ करके आपने डिसीजन लिया कि हमको इस जो है वो डिसीजन को फाइनल कर देना, इस पे टिक कर देना है? मुझे लगता है कि विज्ञान, जब आप उसमें रम जाते हैं तो आपको पता होता है कि आप ऐसे ही करेंगे। आप सोचते समझते जीवन के भी प्रश्नों को वैसे ही इन्वेस्टिगेट करने लगते हैं, उसकी विवेचना विश्लेषण हर बात को करने लगते हैं। चाहे वो दर्शन का प्रश्न हो, चाहे आपको घर में सब्जी बनानी हो, तो आप वो बन ही जाते हैं। फिर ये एक मतलब वो लक्ष्य ही एक हो जाता है। आप एक बार वैज्ञानिक बन गए और सच्चे वैज्ञानिक, तो उसके बाद आप पलट के कहीं और नहीं जा सकते। आपसे जब प्रश्न पूछा जाएगा कि ये इसमें से उसमें से क्या, आप उतना ही तार्किक क्रिटिकल उसका इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो वो मेरा अंतस है था। क्योंकि अलग मैं फिर से ऐड कर रहा हूँ कि विमेन इन साइंस की आप ब्रांड एम्बेसडर है। अच्छा जी, ठीक है जी हम लोगों की नजर में, जी यहाँ से निकल करके वहां जाना और अपने करियर को इतनी ऊंचाई तक ले जाना, और उसके बाद भी सोशल मीडिया का इतना बेहतरीन इस्तेमाल करना,
तो ये विमेन इन साइंस, फिर साइंटिस्ट एज ए मदर, ये सब चीजें एक के बाद एक आपके साथ इतनी पॉजिटिविटी में कैसे होती चली गई? मतलब हम खुश हो रहे हैं, जी जी अच्छा लग रहा है हमको। लेकिन ये आपके शुरुआती समय का जो आपने सीखा था वो आपने इम्प्लीमेंट किया। शुरुआत में जो संघर्ष था आपका वो बहुत काबिल तारीफ है। वहीं से बहुत सारे लोग एलिमिनेट हो जाते हैं, है ना, वहां से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन जो आपने जो लड़ाई लड़ी, जिस लड़ाई ने आपको मजबूत किया, जो इम्यूनिटी आपने ली, क्या उसी इम्यूनिटी ने आपको वहां उस लेवल पे पहुंचने में मदद की? जी आप दूसरे शब्द में हाँ इस बात को स्वीकार करती हूँ कि अगर आपने बहुत कुछ बचपन में संघर्ष कर लिया है तो आपका मादा, आपकी अनुकूलनशीलता, आपको आपको संसार को, चीजों को देखने का जो जो अम, जो विचार है, तर्क है, जो फ्रेम ऑफ माइंड है, वो एक अ, वही बहुआयामी हो जाता है। आप दूर तक देखना चाहते हैं, भले ही आप हो सकता है गलत प्रोजेक्शंस भी किए होंगे मैंने, तो कुछ तो आप तो वही मुझे दरअसल काम आया, वो ग्रिट काम आई। मैंने हमेशा विश्वास रखा कि कुछ जो करना है वो करना है। और कभी भी मुझे मैंने कभी इस बात की चिंता नहीं की कि उस पार क्या रखा हुआ है। मतलब जो जितना मैं परिश्रम कर रही हूँ, प्रेरणा होती है परिणाम की, पर मैं जब कुछ भी करने या सोचने या पढ़ने लगती थी तो वो अपने आप में एक साधना उसमें चली जाती थी, क्योंकि मैं उसको इतना आनंदित होती रहती थी उसमें। तो आ, वो मुझे लगता है वो पुरुषार्थ ग्रिड आप सही कह रहे हैं, बचपन के संघर्षों से भी आया था और बाकी भी अनुभव मैंने जो जुटाए, पर मुझे ये पता था जिजीविषा बहुत ज्यादा है और थी। शायद काशी की मिट्टी से उठी थी। बिल्कुल इसका श्रेय जाता है, क्योंकि मुझे लगता है कि काशी के कण कण में वैसे भी दर्शन बसा हुआ है, आपके रोक ही नहीं सकते। हर एक व्यक्ति इसे जिससे बात करेंगे, इसमें कुछ मैं अपना को विशेष नहीं मानती हूँ। आप एकदम सच कह रहे हैं। साइंस में जबरदस्त काम किया, पेंटिंग भी दाएं बाएं हाथ से आधे घंटे में बना करके रख देते हो आप। कविताएं बाप रे बाप, अंग्रेजी में, जो अंग्रेजी वाली तो मेरी उतनी समझ में नहीं थी, हिंदी वाली तो जबरदस्त है। फिर लेख हिंदी के, अंग्रेजी के, माशाअल्लाह क्या पूछना। तो भाई एक ही साक्षी, इतनी सारी चीजें कहाँ से आई? साक्षी का कोई जीन है या कुछ इंजेक्ट किया गया, या यूएस में इंजेक्शन लिया, या नीदरलैंड में इंजेक्शन लिया? इंजेक्शन काशी में ही था। जब मैं बचपन में पढ़ी थी तो जैसे मैंने आप बताया कि पिता का बहुत बचपन में एक्सीडेंट हो गया, तब बुआ के पास बड़ी बस 1 साल की थी, तब से थी। तो माहौल बहुत साहित्यिक और बौद्धिक था। तो बचपन से प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद बुआ भी जो है वो बड़ी जी टीचर थी, इस वजह से रोबो राष्ट्रीय प्रिंसिपल थी। विद्यालय में बहुत जी वो यहाँ से पढ़ी थी। तो और वो उन्होंने भी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बहुत ही किया, राज्य पुरस्कार, राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनके व्यक्तित्व का असर पड़ा था, तो मुझे उस व्यक्तित्व का ही असर है। जिस तो बहुत सशक्त, मेरी दादी भी वैसी ही सशक्त महिला थी, प्रिंसिपल थी अपने टाइम में। अपने जिले से जो पढ़ने वाले जितना भी घूंघट उंगट रहे, सब कुछ पूरा पढ़ाई करके नौकरी करने वाले आखिरी दिन तक, वो इन सशक्त महिलाओं का, और ऐसे ही नहीं, सिर्फ सशक्त ही नहीं, आंदोलनकारी जो बुआ थी उस समय बीएचयू में जो छात्र संघ में भी एक्टिव थी। तो अब आप आज की बात सोचिए और आज से 50 साल पहले, मतलब सोचिए कि कैसे रहा होगा माहौल 50-30 साल पहले। तो इन सशक्त महिलाओं ने वो निडर थी दरअसल। तो ऐसा नहीं है कि उनको चुनौतियां वो नहीं मिली कि ऐसे करो, वैसे करो, ऐसे नहीं जाना है, ये नहीं करना। ये चुनौतियां भी मिली। और मुझे लगता है कि घर में अगर सशक्त महिलाएं हों तो बहुत आगे बच्चे वो बहुत ऊपर, बहुत आगे भेज देती हैं विचारों और जो अंदर का कोर है, जो आपका केंद्र है, उसको इतना सशक्त कर देती हैं, इतना प्रज्वलित कर देती हैं आपकी चेतना को कि आप मतलब रुक नहीं सकते हैं। डीएनए भी तो है जो आप इनहेरिट करते हैं भाई, आपने दादी का तो आप ही इनहेरिट करेंगे।
उसके लिए तो कृतज्ञ हूँ ही। पर इसलिए मैं मानती हूँ कि महिलाओं का जो परिवार में महिलाएं, आपकी दादी सशक्त रहेंगे तो आपकी आपकी माँ, आपकी बुआएं, आपकी मौसी दादी नानी सशक्त रहेंगी, वो उन तक जाएगा, फिर उनके नेक्स्ट बच्चे का उससे भी आगे जाएगा। और ये ना सोचिए कि उनको नहीं मिल रहा है, सारा समाज वही है, उनके लिए भी वो समाज वही है। आपको निडर होना पड़ेगा, अपना रास्ता निकालना ही पड़ेगा। समझ जी। लिया। हाँ साक्षी, तो आप एक साइंस कपल भी हो, है ना? तो दोनों लोग एक ही एरिया में काम कर, एरिया दोनों का अलग अलग है, फिर भी दोनों लोग साइंटिस्ट हो ना? और बड़े वो भी, मतलब क्या पूछना, मतलब मैं उनको बेहतर कहूँ या आपको कहूँ, आप अपनी हो इसलिए आपको ज़्यादा बेहतर कहता हूँ, लेकिन वो तो बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है, तो ये सामंजस्य घर में कैसे बैठता है? मुझे लगता है वो भी वहीं पे आता है जड़ों तक, कि आपको घर में परवरिश कैसी मिल रही है। तो जब माएँ बच्चों को पाल रही होती हैं, अगर उन्होंने बच्चों को जो जेंडर लैंगिक समानता का जो व्यावहारिक रूप है वो दिखाया, समझाया, बच्चों को पूरी तरीके से आत्मनिर्भर बनाया, तो वो इस चीज में भेद करना बंद कर देते हैं कि ये चीज लड़का को करनी है, लड़की को करनी है, क्या नीचे है क्या ऊपर है। और वो बहुत बड़ा परिवर्तन उन बच्चों के भविष्य में बहुत बड़ा परिवर्तन लाते हैं, और उनको मानसिक रूप से बहुत संबल भी देते हैं, मनोवैज्ञानिक रूप से भी बहुत संबल देते हैं, क्योंकि वो ऐसा बच्चा बना देती हैं, ऐसे ऐसे लड़के बना देती हैं जो समाज के लिए अब जब जब हम कोई कुछ बात होती है, कोई अच्छा बुरा होता है, तो हम बोलते हैं लड़कों को ऐसा बनाना चाहिए कि समाज सुरक्षित। लड़कों को सिर्फ ऐसा नहीं बनाना है कि समाज सुरक्षित रहे, वो उनका थोड़ा सा भी किया बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है। इतना क्या? ये वाह। और वो सिर्फ माँ, जो परिवार में माएँ और माँ अभिभावक हैं, वो ही ऐसा काम कर सकते हैं, जब उनको ये अंतर पता नहीं रहेगा। क्योंकि बायोलॉजिकल डिफरेंसेस के अलावा उसके अलावा क्या डिफरेंस है, तो उस समानता को व्यवहारिक रूप से जब वो समझने लगते हैं, तो उन्होंने अपना जो वंश जो लोग बोलते हैं और भविष्य बोलते हैं, उस वाला भविष्य बहुत सुंदर और बहुत मुझे लगता है कि वो जो सफल बना देते हैं। और देश समाज जहाँ पे भी वो ऐसे लोग जाते हैं, ऐसे बच्चे, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, और ये लड़कियों के लिए भी उतना ही प्रासंगिक है। क्योंकि अगर लड़की को उसको पता है कि समाज किस दृष्टि से देख रहा है, पर उसके अंदर ये विश्वास, ये संबल है कि जैसे मैं 2 भाइयों के साथ थी, पली बड़ी, तो हम उन दोनों को कभी ये नहीं पता था कि अपनी बहन को बोलो तुम जाके चाय लाओ। जो खाली है, जैसे मैं ज्यादातर पढ़ती रहती थी, तो मेरी बहन ने चाय लाके अब एक मुझको दे दी अपने, और फिर दरवाजा जैसे कमरे का बंद कर दिया, मैं पढ़ रही हूँ। कुछ ऐसा नहीं, इवन अगर मैं सो गई तो जाके उसने चादर भी उड़ा दी। तो ये ये ज्यादातर बहुत सामान्य बात लगेगी, पर मेरे भाइयों को भी ये नहीं पता था कि खाना अगर मांगना है या लेना है तो अपनी बहन से मांगना है क्या, वो खुद जाके लेते हुए। पता चला बचा हुआ चावल जो घर में है वो अपने से भून के, और मेरे लिए एक देख रहे हैं कि वो पढ़ रही है, कुछ सोई हुई है, तो उसको अलग से एक पोर्शन रख के वो ढक के चले जाते थे। और ये वो भाई हैं जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पे सही बात है, एक विषय और है, रघुवंशी बहुत एक बड़ा नाम है। अर्जुन अवार्ड, ये वन ऑफ द बिगेस्ट एथलीट है इंडिया का। तो ऐसे बच्चे बनाएंगे तो वो उन आकाश से में उनकी उड़ान असीमित है। तो वही ठीक है जी भाई, सब कुछ बहुत अच्छा, लेकिन एक साइंटिस्ट के लिए जो वीमेन है ना, ये साइंटिस्ट की जॉब जो है 9 to 5 जॉब तो होती नहीं है। जी बिल्कुल। 24 घंटे आपको कब क्या काम करना पड़ जाए, साइंटिस्ट लोग सोचते हैं पागल है। और आप उस इस- मनोस्थिति में भी रहते बिल्कुल या प्रश्न के पीछे बिल्कुल भाग। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके साथ मैं ये भी देख रहा, आप बड़ी सक्सेसफुल मदर है ना? मतलब आपको पता है कि कौन कौन सी चीजें जीन से एक्सप्रेस होगी और कौन खुद से एक्सप्रेस करानी है। जी तो ये भी हमारे समाज में जो लड़कियां हैं जो साइंटिस्ट बन रही हैं या बनेंगी आगे चल के, वो भी मदर बनेंगी, जी उनके लिए आपको क्या कहना है? अम, उनके लिए जैसे अभी पहले हमने उदाहरण पे बात करी, तो उसी उसी बात को अगर आगे ले जाएं, तो आपको वही वही करना है। जब आप बच्चे को जब बच्चा पैदा होता है, तो वो एक सब लोग कहते हैं, पर ये इस चीज को स्वीकार्यता कम है
वो एक बॉर्न साइंटिस्ट होता है। प्राकृतिक जो नेचर में किसी भी चीज का इन्वेस्टिगेशन, आप उसको मना करते हैं, ऐसे धूल में मत बैठो, ये मत करो, ये इसको मत खोलो, उसको मत करो, वहां मत जाओ। अगर आपने बहुत मत मत ये मत करो, आपको समझना पड़ेगा कि क्या चीज पे रोकना है उनको। उनका काम ही है, वो सीख रहे हैं, क्योंकि उनके लिए उनको पता नहीं है। जैसे ये ग्लास है मेरे पास, तो ग्लास में पानी है, उसको कैसे पीना है, और पानी भी की जरूरत क्यों है, हमें भूख प्यास क्यों लग रही है, उनको नहीं पता है। तो वैसे ही बच्चा वैसे ही है, जब दूसरे ग्रह से एक एलियन आ जाए, उसको कुछ नहीं पता है, तो आप बोलते हैं तुम ऐसे बोलो, तुम ऐसे मत करो, उसको पता ही नहीं है। आप जो जो अभिभावक हैं, जो माएँ हैं और पिता हैं, वो पहला शिक्षण संस्थान होते हैं। ये सब लोग कहते हैं, क्लीशे एक तरीके से बहुत सब सभी कहते हैं। तो आप यही कर सकते हैं कि अपने बच्चे को जो भी दैनिक जो भी चीज़ है, आपको अलग से स्कूल में डाल के उनको रटवाना नहीं है। जो पेपर पे रट रहे हैं आप, जब आपकी उंगली के छोर पे सारे दुनिया की सारी सूचनाएं हैं, और अब एआई का भी जो जो युग आ रहा है, उससे उससे चीजें बहुत आगे चली गई। इसलिए आपका बेटा जो चीज रट के जो मेमोरी से वो कर रहा है, उससे ज्यादा उसको जो जरूरत है वो है एक वैज्ञानिक तार्किक क्षमता की और एडप्टेबिलिटी की, अनुकूलन की, और चीजों को, प्रश्नों के सही हल की, देखने की। उसको थोड़ा बहुत चैलेंज, चुनौती कर उसका जीवन आसान करने की जरूरत नहीं है। जैसे पानी पी रहा है, तो आप उसको बोले कि तुम्हें क्या लगता है, इसको ले जाना चाहिए, उसे उसका जीवन समझने की कोशिश करिए, उसका संसार, उसके प्रश्न। तो वो दरअसल खुद अब एक विद्यालय में है। जैसे जनरली कुछ लोग झल्ला जाते हैं, कोई जी जैसे ऐसे सवाल पूछ दिया बच्चा जो कि मतलब जिसका जवाब वो जानते भी हैं लेकिन देना नहीं चाहते हैं, तो झल्ला जाते हैं। तो क्या इस तरीके की चीजें जो है, कि मैं मानती हूँ कि ये हमारी अपनी सीमाएं हैं, वो बच्चे की गलती नहीं है। ज्यादातर जो बच्चे, और इसमें एक और बात मैं जोड़ना चाहूंगी, जैसे हमारा समाज है भारतीय, वो चाइल्ड अब्यूज, जैसे कि झापड़ मारना, पीटना, उसको एक बहुत मजाक में, बहुत हल्की, एक बहुत कॉमन बात है, हंसी में अभी मार दूंगे झापड़, ऐसे कहते हैं। तो ये गलत बात है, ये इतनी गलत बात है, इसकी गंभीरता कोई नहीं समझता है, क्योंकि आपका बच्चा सिर्फ समझ रहा है, जी जो आसपास हो रहा है उसको समझ। आप जो झापड़ मारते हैं वो उसकी गलती नहीं है, ये आपकी गलती है, क्योंकि आपके पास न धैर्य है, ना बातों को आर्टिकुलेट करने की, उसको समझाने की अभी तक क्षमता आई है, और ना इतना आपके आप उस चीज को ऐसे सजा के, बना के, और ना धैर्य दिखा के बता पा रहे हैं जो बच्चे को जरूरत है। तो आप अपनी सीमाएं, अपनी असफलताओं को, उसको मार के, पीट के, झल्ला के, चिल्ला के यहाँ से चले जाओ करके व्यक्त कर रहे हैं, ये उसकी समस्या नहीं है। तो उस समय अगर बच्चों को आप जैसे ट्रेन करते हैं, जितना अच्छा ट्रेन करते हैं, जितना अच्छा समझते हैं, जितना बढ़िया उसको सिखाते हैं, खुद स्वावलंबी रहना, चीजों को समझना, जो वो कर रहा है, जब तक उसको कोई खतरा नहीं है, तब तक आप उसको ये कागज में पढ़ो, उसको कागज दे दीजिए, पुराना कल का पेपर दे दीजिए, पढ़ने दीजिए, देखिए वो क्या समझता है। वो सारा कागज टुकड़े टुकड़े करके आपको जैसे साफ करना है, उसको बोले कि चलो मिलके साफ करते, देखो ऐसे साफ, आप सिखाइए उसको। खाने के बाद प्लेट आप खाना मत गिराओ, खाना गिराने दीजिए, धूल में लौटने दीजिए, इम्यूनिटी भी बढ़ेगी। तो जब वो सीखेगा नहीं, जब वो देखेगा नहीं, प्रकृति तो वैसे ही कम, प्रकृति का एक्सपोजर वैसे ही कम है, तो उसकी इम्यूनिटी वैसे ही सब कम हो जाएगी। फिर समाज को, चीजों को देखने की जो जो उसकी प्राकृतिक क्षमता है पैदा होने, तो वो भी खराब हो जाएगी। तो आप जो बना रहे हैं, जो बच्चा को जिस तरीके से ज्यादातर पालते हैं, तो वो एक मोल्ड है जैसे कि आपके पास एक साचा है, उसमें मोम गला के ऐसे ठोक पीट के ऐसा, तो ऐसा गुड्डा बना बना हुआ मोम का, प्लास्टिक का गुड्डा आप क्यों बनाना चाहेंगे अपने बच्चे? वो उसकी तो मतलब जागृत चेतना है, उसको वो संभावनाएं दीजिए, वो स्नेह दीजिए, वो नर्चरिंग, वो पोषण, वो ग्राउंड दीजिए, जहां से वो कुछ भी जो वो है वो सबसे अधिक बन सके। क्या बात है। जी मेरा एक और सवाल है लेकिन मैं बाद में पूछूंगा। मेरे कलीग अभिषेक जी जो है वो बहुत देर से इंतज़ार कर रहे हैं, उनके मन में भी बहुत सारे सवाल आते हैं। मेरा एक सवाल वो सोशल मीडिया से संबंधित है कि कोविड में जो आपने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया और बड़ा इफेक्टिव रहा, आपने बहुत सारे लोगों की मदद की, इवन जिनको आप जानती भी नहीं थी उनको भी मदद मिली है, सभी वो मैं पूछूंगा। लेकिन अभिषेक जी हाँ, मैं सुन रहा था, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, और जिस तरह के शब्द और मेटाफर्स आप यूज़ कर रही थी,
उसमें लिटरेचर और आर्ट फॉर्म का काफ़ी प्रभाव दिखता है। बहुत धन्यवाद। तो आप किस तरह का लिटरेचर और आर्ट कंज्यूम करते हैं? जी, मैं कोई भी आज तक का लिटरेचर आर्ट कोई मैंने नहीं पढ़ा है कोई हिंदी की किताब अपने जो प्रारंभिक शिक्षा हुई थी, मुझे लगता है 7वीं 8वीं के बाद। और उसी समय जो प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद का था, तो आज तक अभी भी लोग मेरे मित्र बोलते रहते हैं हिंदी की इंग्लिश की ऐसे कोई किताब नहीं पढ़ी। मैंने यही पढ़ा है लेनिंजर को पढ़ा है, प्रिस्कॉट को पढ़ा है कुवे को पढ़ा है, सारे साइंटिफिक जो बुक्स हैं, साइंस की बुक्स हैं, वही पढ़े हैं। तो बचपन में जो मैंने प्रेमचंद जो 6-7 तक 8 तक प्रेमचंद जयशंकर प्रसाद वगैरह को जो पढ़ा था, बस उतना ही। तो कोई अलग से आज तक अभी तक मैंने दोबारा हिंदी की अलग से नहीं पढ़ी। सारे साइंस की बुक्स ही पढ़ते हैं हम जनरल। और आर्ट भी अलग से कोई एग्जीबिशन ऐसा कुछ नहीं, मैंने कोई शिक्षा भी नहीं ली अलग से। मतलब ये इनहेरेंट है, इनको मिली हुई है, वरदान है भगवान का। लग रहा था काफ़ी, मतलब उस पर इम्पैक्ट दिखता है। और आप यहाँ बनारस रहीं, फिर आप बेंगलुरु गईं, फिर यूरोप, उसके बाद अमेरिका, मतलब अलग अलग कल्चर आपने देखा है। तो यूरोप और अमेरिका, मतलब इन दोनों के कल्चर में क्या गैप आपको दिखा है इंडिया से? अच्छा, यूरोप में भी मैं इसमें और जुड़ना चाहती हूँ कि यूरोप में भी हमने काफ़ी लगभग 20-21 देश देख लिए थे। तो यूरोप का कल्चर अगर रिसर्च के लिए क्या है कि ऐसे इन जनरल, मतलब सामान्य तौर पे यूरोप थोड़ा लेड बैक एटीट्यूड के साथ है। वो जीवन के साथ ज़्यादा ऑर्गेनिक तरीके से आपके साथ आप उसमें सामंजस्य बिठा सकते हैं। अमेरिकन जो वर्क कल्चर है वो बहुत स्ट्रेसफुल है, अगर इसको सही शब्दों में कहा जाए, कि बहुत कैपिटलिस्टिक कल्चर का मतलब एक अंतिम छोर है, जहाँ पे एक मनुष्य का वही मतलब है कि आप एक टूल या उसकी तरह है, इंस्ट्रूमेंट की तरह है, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किए जा सकें जितना देर है ऑफिस में और उसके बाद भी। यूरोप में ऐसा नहीं है। यूरोप में 9 to 5 का जॉब का मतलब है 9 to 5, और बाकी समय आप अपना पूरा जीवन, तो वर्क इज पार्ट ऑफ योर जॉब। ये तो हुआ काम के कल्चर के बारे में। अब दूसरी चीज़ है जैसे समाज में टॉलरेंस और इंटीग्रेशन की बात है, तो यूरोप, क्योंकि अलग अलग देश उनका अपना एक अलग कल्चर, उनकी अलग विशेषताएं हैं, तो वो उतना एक दूसरे से नहीं मिल पाए हैं जितना यूएस है। क्योंकि यूएस जैसे लैंड ऑफ प्रॉमिस कहा जाता है, लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी और बिग अमेरिकन ड्रीम, ये सारा आपने सुना होगा। तो अलग अलग देशों से जब लोग वहाँ आते हैं अपने सपने सच करने के लिए, अधिकतर ऐसे कल्चर से आते हैं जो कि सोशल और फैमिली बेस्ड कल्चर हैं, और वहाँ जाते हैं तो वहाँ प्रतियोगितात्मक माहौल तो बहुत ज़्यादा होता है, जैसे भारत और चाइना और ऐसे जगह से। तो पर सामाजिक रूप से वो भी अपने साथ वो सोशल, वो फ्रेंडली कल्चर, वो बातचीत, वो भी लेके आते हैं, वो रंग, वो टेस्ट, वो साथ में लेके आते हैं। यूरोप में क्या है कि आपको एक अलग अलग पॉकेट्स दिखेंगे, जहाँ पे उन देशों में मल्टीकल्चरलिज्म, जैसे अगर समाज में आपको उठने बैठने में वो महसूस नहीं होगा। पॉपुलर कल्चर में जैसे आप इंडियन है, तो पॉपुलर कल्चर जैसे टीवी वगैरह में आपका रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा। लेकिन अगर अमेरिकन मूवी देखेंगे तो उसमें कोई इंडियन कोई हाथी को लेके जा रहा है, कोई इंडियन ब्राइड का, तो पॉपुलर कल्चर में भी रिप्रेजेंटेशन होता है। जैसे अमेरिका में आप देखेंगे तो जो सबसे नामी CEOs, VP सारे इंडियंस हैं। आप किसी भी मैगजीन में आपको एहसास होगा कि जो एलिमेंट्स आप उठा आए हैं, एक व्यक्ति अपने कल्चर के साथ आता है कहीं, तो वो संस्कृति की एलिमेंट वहाँ है, तो आप वहाँ से बिलोंग फील महसूस करने लगते हैं। अभी आप वहाँ पे कैपिटलिस्टिक है, स्ट्रेसफुल जॉब है, सब कुछ, लेकिन एट द सेम टाइम आप वहाँ से बिलोंग फील करते हैं, क्योंकि आप ज़्यादा आप कल्चर, चीज़ें, रेस्टोरेंट, हर जगह वो इंडियन स्वाद वाले खाना होगा, कोई यहाँ पे सबसे बड़ा मंदिर रहेगा, कहीं वो होगा, कहीं कुछ होगा। तो जो चीज़ आप यहाँ पे देख रहे हैं, मस्जिद होगा, जो भी, तो जो यहाँ पे देख रहे हैं लगभग आपको वो एलिमेंट वहाँ पे भी दिख जाएंगे, कल्चरल और सोशल एलिमेंट। तो आपको अलग कटा नहीं महसूस होगा,
यूरोप में ये आपको थोड़ा कम होगा, महसूस होगा, क्योंकि वो उतना मल्टीकल्चरल जो पॉकेट्स हैं वो आते हैं लोग, तो पर पॉपुलर कल्चर में उनका रिप्रेजेंटेशन, उनकी धाक, उनकी वो उतना थोड़ा कम होती है। अगर वो हाँ मैं ये इसी में ऐड करना चाहता था कि आपने यूरोप देखा, यूके को मैं अलग रख, जी हाँ बिल्कुल और फिर आपने हाँ जो है यूएस सही देखा। सही इंडिया को लोग किस नज़रिए से देखते हैं? ठीक है भाई, बहुत सारे क्लेम्स आते हैं कि 50 साल पहले इंडिया को स्नेक चार्मर की तरह देखा जाता था। जेम्स बॉन्ड की मूवी में भी स्नेक चार्मर वाला दिखते हैं, और इंडिया में जब घूमता है जी तो क्या इधर सोशल मीडिया के वजह से, या हो सकता है माननीय मोदी जी के वजह से, या कुछ और रीजन हो, या भारतीयों के वजह से कि भारतीय हर जगह सीईओ बन रहे हैं, अच्छी पोजीशंस पे आ रहे हैं, क्या भारत के प्रति सही में एक सिग्निफिकेंट नजरिया लोगों का बदला है? तीनों कल्चर में बताएं तो बेहतर जी रहेगा। तो जैसा आपने आपने सही बात पॉइंट आउट करी कि यूरोप का जो कल्चर है और वो यूके का, वो उसमें अंतर है। और विशेषकर अगर भारतीयों और साउथ एशियन कॉमनवेल्थ नेशंस को लेके है, वहाँ पे आपकी उनकी स्वीकार्यता और स्वीकार्यता ज़्यादा है, और पॉपुलर कल्चर में रिप्रेजेंटेशन, ये भैया ने सही बात कही। तो वहाँ के भी जैसे यूके की मूवीज वगैरह सबको आप देखेंगे तो वही बात उस पर लागू होती है। अब बात आते हैं इस बात पे कि क्या अभी भी उसी तरीके से स्नेक चार्मर के तरीके से देखा जा, मैं नहीं मानती हूँ इस बात को, और ये तीनों ही कल्चर में ऐसा नहीं देखा जाता है। मुझे लगता है ये बहुत बहुत पुरानी बात है, और क्योंकि कोई भी समाज पूरी तरीके से उज्जवल नहीं हो जाता है, तो अगर आप 10,000 लोगों में से किसी एक को ऐसा पाएंगे तो वो कहीं पे भी संभव है। और उस बात की अगर कोई खबर बनती है, न्यूज़ सनसनीखेज बात बनती है, तो वो वैसे ही है जैसे कहीं भी और किसी और देश में हो। पर जब हम ऐसी बात पे को एड्रेस करके, संबोधित करके जब उत्तर देते हैं, तो आप उसी सैंपल साइज को, उन्हीं लोग को लेते हैं जो कि बिल्कुल। कॉमन सामान्य अंडरस्टैंडिंग, सामान्य विचारधारा। तो ऐसी विचारधारा नहीं है भारतीयों को। जैसे यूएस में भारतीयों को बहुत मेहनती, परिश्रमी, प्रतियोगितात्मक एटीट्यूड वाला माना जाता है, और फुल ऑफ पोटेंशियल माना जाता है, यहाँ तक कि बहुत रिच भी माना जाता है। उसका मैं बता दूं आपको कि अमेरिका में भारतीय जो लोग हैं उनके वो ऑलमोस्ट, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो 6% जीडीपी को कंट्रीब्यूट करते हैं। जो सबसे ज़्यादा हाई प्रोफाइल जॉब्स हैं, सीईओज, वीपी, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टेक साइंटिस्ट, प्रोफेसर्स, ये सारे लोग ये 6% बनाते हैं। तो उसी तरीके से यूएस का भी सोच है। आपको जो दूषित मानसिकता वाले वो कहीं पे भी मिल जाएंगे, तो उस चीज को मैं अपवाद के रूप में अलग रखती हूँ। अब आती हूँ जैसे कि यूरोप, जैसे आपने यूके की बात कही, तो मैंने ये देखा है कि वहाँ पे अगर आप जॉब अप्लाई करते हैं तो आपके होने की स्वीकार्यता और नंबर्स, जब आप पूरा स्टैट देखेंगे सांख्यिकी कि कितने किस इंस्टीट्यूट में कितने हैं, वो यूरोप की तुलना में बहुत ज़्यादा है। कि जो अलग अलग रेसेस के ब्राउन लोग और कॉमनवेल्थ नेशंस और भारतीय लोगों के नंबर्स जो हैं, अगर किसी यूरोप के किसी देश से कंपेयर करेंगे तो बहुत ही अधिक हैं। तो ये यूके उपनिवेशवाद की जो है वो पीड़ा तो नहीं है, या कोई उनके अंदर दिल में जो होता है वो हंसी हुई पश्चाताप नहीं है जो कि उनको कहता है कि भाई अब इन लोगों पे जो है अब रहम करो? मुझे लगता है कि मैं चीज़ों को भावनात्मक रूप से अनुभव करती हूँ, पर देखती तार्किक रूप से हूँ, तो मुझे लगता है इसमें व्यावसायिकता भी बहुत हो रही है। जब संभावनाएं नहीं होंगी, तो वो चाहे ब्रिटेन हो चाहे अमेरिका हो, वो आपको अवसर नहीं देगा, और नहीं देना चाहिए। मेरा मानना है आपको अवसर हमेशा योग्य लोगों को ही देना चाहिए। इसलिए नहीं देना चाहिए कि कोई किसी रेस से आ रहा है, किसी भाषा से आ रहा है, या इसलिए अवसर छीनना नहीं चाहिए कि कोई किसी देश से आ रहा है जिसको आप पसंद नहीं करते। तो मुझे लगता है कि भारतीयों की योग्यता इतनी अच्छी रही है भैया, कि वो
वहाँ पे ब्रिटेन में या यूएस में जाके उन्होंने अपनी संभावनाओं को स्वीकार करने का बहुत लंबे समय बहुत दशकों से कई पीढ़ियां हो गई हैं, उन्होंने उस चीज़ को वो करा है। थोड़ी मैं आपके रिसर्च के बारे में समझना चाहता हूँ। जी उसको अगर ह्यूमनाइज करें, यहाँ के लोगों को हम समझाना चाहें कि आपका रिसर्च किस पर हो। तो भैया से पूछना चाहती हूँ, भैया कौन सा रिसर्च से? धीरे धीरे इनको एक समरी आप दे दीजिए तो ज्यादा। पीएचडी के साथ। हाँ, पीएचडी से शुरू करते तो हुए। पीएचडी का जो मेरा जो रिसर्च था वो भारतीय पॉपुलेशन के हंटर गैदरर एंशियंट पॉपुलेशन और मॉडर्न कंटेम्प्रेरी पॉपुलेशन को लेते हुए ये जो प्रश्न था, जो कि हमारे लैब में एक कॉमन प्रश्न होता है, जिसको क्योंकि हमें एक थोड़ा सामान्य भाषा में बताना है कि कैसे एडमिक्सचर हुआ, कहाँ से, और कैसे माइग्रेशन के विभिन्न किस्म के प्रश्न हैं जो हैं, और एडमिक्सचर कैसे, कौन सी जातियां जनजातियां किससे कैसे मिली, उनका मैटरनल लीनिएज कैसे मिला, उसका विस्तार कैसे हुआ, कौन कहाँ से कब गया, किस समय गया। ये जो कहानी है मानव सभ्यता की, आउट ऑफ अफ्रीका, वहां से अफ्रीका से निकल के किन किन कारणों से कहाँ से होते हुए और कहाँ जाना है, इस यात्रा की जो कहानी है और क्यों जाना है, और इसको जब हम पीछे देखना चाहते हैं भूतकाल में, तो हमारे पास क्या है, क्या तरीका है देखने का। तो जब हम जीन्स को, जेनेटिक एलिमेंट्स को इन्वेस्टिगेट करते हैं, समझते हैं, अनुवांशिकी को समझते हैं, जिसके भैया प्रोफेसर हैं, तो हमें एक तरीके से एक विंडो मिलता है, एक खिड़की भूतकाल में। आपके पास एक खिड़की है, अब आप उस खिड़की से दरअसल देख सकते हैं उस पार, उस समय वो क्यों, कहाँ, कैसे गए, कितने लोग गए, किस समय गए, और कहाँ कहाँ रुके, किससे किससे एडमिक्सचर मिले, और कहाँ कहाँ से किन किन कारणों से हटे। और तो इस तरीके से पनपी, इस तरीके से हुआ अलग अलग की जगह की यात्रा, विस्थापन, मिलना, चाहे जातियां हो, जनजातियां हो, और अलग अलग समुदाय हों। तो इन्हीं सब विषयों में एक विषय था, उस पे ही मेरा शोध रहा है। और फिर आगे आपने? जी, आपने पेपर का? नहीं, आपने उसके बाद फिर तो मतलब वो तो बड़ा काम किया। हाँ, ये उसके बाद वाला काम भी और बड़ा किया। उसके बाद जब मैं नीदरलैंड्स गई पोस्ट डॉक्टोरल रिसर्च करने के लिए, तो वहाँ पे मैंने मेडिकल जेनेटिक्स की फील्ड में काम किया। तो वहाँ पे मैंने एपिलेप्सी जेनेटिक्स में एक न्यूरोसाइंटिस्ट के तौर पे काम किया, ज़ीब्राफिश मॉडल पे। तो वहाँ पे एक मुझे ये समझना था कि एक एपिलेप्सी, जिसको हिंदी में मिर्गी माना जाता है, तरह तरह की भ्रांतियां हैं उसमें, और बहुत मतलब बहुत एक ये दुखद स्थिति है कि मिर्गी को लोग बहुत तरह तरह की भूत प्रेत, तमाम तरह की चीजों से जोड़ते हैं, और जिनको ये होता है उसको बहुत बुरा उसके साथ व्यवहार करते हैं। जबकि जितने लोग सुन रहे हैं, मैं उनको बताना चाहती हूँ कि एपिलेप्सी, मिर्गी जो होता है, वो किसी भी बच्चे, किसी भी इंसान के जो ब्रेन में इलेक्ट्रिकल जो डिस्चार्ज है, न्यूरल सर्किट्स हैं, उनके डिसफंक्शन के कारण, उनके खराब होने के कारण उस समय वो, क्योंकि एपिलेप्सी हमेशा नहीं होती, उस एक समय तो वो जो महसूस कर रहे होते हैं, जब आप उनको देखते हैं कांपते हुए और ऐसा लगता है कि बिजली का करंट लगा है, तो एक्चुअली दरअसल उनके ब्रेन में जो न्यूरॉन्स हैं, उनके सर्किट में वो करंट की तरह लग रहा होता है, वो पीड़ा में होते हैं, वो घोर पीड़ा में होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक करंट उनको ब्रेन में लग रहा है। ऐसा उसको अगर आप सामान्य तरीके से समझ सकें, ऐसे में आप सोचेंगे कि वो भूत प्रेत है या कुछ और भी भ्रांतियां हैं, तो वो बहुत दुखद है, गलत है, मनुष्य के लिए बहुत दुर्दशा की स्थिति है भैया। तो वो बीमारी है ये एक, जिसको एपिलेप्सी कहते हैं। तो ये होता है, अलग अलग एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी सर्किट्स होते हैं हमारे ब्रेन में, और न्यूरॉन्स होते हैं, तंत्रिका तंत्र, जिसका बहुत घनत्व होता है ब्रेन में। उसी से हम सारी क्रियाएं, जैसे मैं हाथ हिला रही हूँ, बोल रही हूँ, देख पा रही हूँ, कुछ समझ पा रही हूँ, सुन पा रही हूँ, कुछ भी कर पा रही हूँ, वो सब तंत्रिकाओं के कारण है। उसका सबसे ज्यादा घनत्व ब्रेन और आपकी रीढ़ की उसके अंदर है, रीढ़ की हड्डी के अंदर है। तो
आप सोचिए वहां पे कुछ खराबी किन्हीं किन्हीं जगह आ गई तो उसको कैसे ठीक करेंगे ना। तो इसके लिए मैंने ज़ीब्रा फिश, तो आप एक मॉडल चूज करते हैं, तो मेरा एनिमल मॉडल उस समय ज़ीब्रा फिश था और सोडियम चैनल आयन को म्यूटेट करके के डीएनए को एडिट करके बदल के उसमें फिश जो मछली है उसमें एपिलेप्सी करवाई मैंने। और मैं देख सकती थी कि वो वैसे ही जैसे मिर्गी का दौरा पड़ता है वैसे और वैसे ही बिहेवियर दिखा रही थी। अगर कुछ ऐसा प्रेजेंटेशन होता तो मैं दिखाती जब उसको ये तो उसको पहले जीन्स को उसके बदल के डीएनए को एडिट करके बदल के पहले उसको एपिलेप्सी कराई और फिर थेरेपी मतलब फॉर्मुलेट करी। तो पहले मैंने ऐसे ही जो भी ड्रग्स थे एंटी एपिलेप्टिक जो एपिलेप्सी के जो दवाइयाँ थी जो, तो उसको स्क्रीन करने के लिए पहले ऐसे देखा तो जो कि कैसे काम कर रही हैं। फिर हमें समझ में आया कि अब ये जिस एपिलेप्सी का स्पेशली जो एक केस चुना था हमने, वो ड्राविस सिंड्रोम था, वो सोडियम आयन चैनल का इनहिबिटरी जो नेट सर्किट होता है, इनहिबिटरी चैनल्स उसको नेटवर्क उसमें उसकी खराबी के कारण होता है। तो हमने सोडियम आयन चैनल के एक यूनिट को म्यूटेट करा और उसके बाद उसमें एपिलेप्सी कराई, उसके बाद उसमें ड्रग स्क्रीनिंग करा और समझ में आया कि ये ड्रग ऐसे काम कर रही है। पर उतना काफ़ी नहीं था क्योंकि जो ब्रेन है हमारा वो ब्लड ब्रेन बैरियर एक सबसे बायोलॉजिकली सबसे तगड़ा बैरियर है एक्चुअली। वहाँ पे सबसे छोटे मॉलिक्यूल ही पास कर पाते हैं ग्लूकोज ऑक्सीजन और सपोर्ट किसी तरीके से असिस्टेड ट्रांसपोर्ट ही पास कर पाता है। इसी क्योंकि इन्फेक्शन और हजार तरह की समस्याओं से विपत्तियों से दूर रखने के लिए ब्लड ब्रेन बैरियर सबसे स्ट्रिंजेंट बायोलॉजिकल बैरियर होता है। तो अगर कोई दवा है जो ब्रेन में डिलीवर होनी है वो बहुत कठिन हो जाएगी क्योंकि ये ऐसा ही होगा कि जैसे आपको कार में फ्यूल टैंक में तेल चाहिए और आप कार को तेल के पूल में तालाब में ढकेल दे रहे हैं। सब जगह तेल जाएगा बस कहाँ तेल नहीं जाएगा वो फ्यूल टैंक में। तो ये ब्लड ब्रेन बैरियर ऐसा काम करता है। तो उसके लिए फिर डिलीवरी सिस्टम के साथ मैंने ड्रग को वैसे फॉर्मुलेट करा, लाइपोसोमल ड्रग डिलीवरी के साथ काम करा। तो हमारे उसके बीच में 3 ड्रग्स थे उस पर काम कर रहे थे, उसके बीच में रिसर्च हो के आगे बढ़ी। तो क्योंकि ऐसे लोगों से लोग शादियां भी करने से कतराते हैं और प्रोफेशनल में तो एकदम पूरा इसके बारे में बहुत सारी भ्रांति। जी बहुत भ्रांति है, बहुत दुखद है इसकी। जी जैसे आप जैसे समझा रही थी और जैसे मैं सर से बात करता हूँ तो मुझे लगता है कि साइंस कितना इंटरेस्टिंग हो सकता जी है। बिल्कुल। लेकिन कॉमन लोगों में ये धारणा है कि ये साइंस जो है ये साइंटिस्टों की टीचर्स का सब्जेक्ट है। जी तो कैसे इसको ह्यूमनाइज और डेमोक्रेटिक बनाया जा सकता है साइंस की पढ़ाई को कि हर कोई ग्रहण करे जिसका काम नहीं भी है। जी सबसे पहला जो करना पड़ेगा वो मुझे लगता है एक एटीट्यूड है जो चेंज करना, वो प्रश्न करने थे कि प्रश्न के बिना विज्ञान नहीं हो सकता। आपको सबसे पहला चीज जो है वो प्रश्न करना आना चाहिए। बच्चों को प्रश्न करने दें ना, और आप उत्तर के लिए तैयार रहें। ना आए तो इतनी विनम्रता रखें कि बोलें कि मैं जितना मेरे पास ज्ञान है, जो सीमित ज्ञान है उसमें मैं बता रही हूँ, और जो नहीं आएगा वो मैं और पता करके बताऊंगा। तो ये प्रश्न ठीक कर पा रहे हैं? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा प्रश्न कर रहे हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण है एक्चुअली समाज के लिए। जो है मैं चाहती हूँ कि जो एक वैज्ञानिक क्या बोलते हैं उसे भैया, कि ये भी एक वैज्ञानिक बैरियर टाइप का ही है ना? जैसे ब्लड ब्रेन बैरियर है वैसे सोसाइटी वैज्ञानिक बैरियर है। हाँ बिल्कुल, मैं चाहती हूँ ज़्यादा से अधिक वैज्ञानिक जैसे ज्ञान भैया यहाँ पे हैं, ये भी आउटरीच प्रोग्राम करते हैं बच्चों के लिए, उनको सामान्य बच्चों के लिए। क्योंकि आप सोचेंगे सब कुछ जो एक्कोलेट्स हैं, उपलब्धियां हैं, बहुत अच्छी लग रही हैं चमकते हुए, लेकिन आपको जमीन तक जुड़ के जब बच्चों में लोगों को जब बच्चों लोगों में समझा सकें, वो दरअसल बहुत बड़ा इम्पैक्ट ला सकता है। तो
उसके लिए सबसे पहले करना जो चीज करना, एटीट्यूड में चेंज होगा कि प्रश्न करने देना चाहिए और प्रश्न के उत्तर देने के लिए तैयार रहना चाहिए। अहंकार को त्यागना पड़ेगा कि आपको सब पता है, क्योंकि यहीं से विज्ञान शुरू होता है कि हमें नहीं पता है, अब ये प्रश्न है, इसको कैसे पता करना है, पहली ये। दूसरा चीज है कि इस तरीके से उनका क्रिटिकल थिंकिंग भी बढ़ता है और ये मादा भी बढ़ता है। पता है आपको, अगर ये समझ में आ रहा है ये नहीं पता और ये पता करना है, उससे आपका साहस बढ़ता है और आत्मविश्वास भी। जो ज्यादातर जो अहंकारी होते हैं वो एक बहुत आक्रामकता और बहुत उसमें रहते हैं, क्योंकि वो वीक होते हैं, कमजोर होते हैं। जो भी सबसे ज्यादा जो जो भी सबसे ज्यादा अहंकारी है वो मैंने देखा बहुत तेजी से आक्रामक होते हैं। तो वो खैर तुम्हें विषांतर न हो जाए, तो एटीट्यूड में प्रश्न करने देना चाहिए, आउटरीच प्रोग्राम्स होने चाहिए जो भी। और भाषा का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अगर आपको जन सामान्य बच्चों किसी तक पहुंचना है तो आपको वहाँ की बोली भाषा में उनको कुछ बताना होगा, उसको आप कठिन करके नहीं बता सकते हैं। और फाइनमैन ने कहा या किसी ने कहा है कि अगर आपने इफ यू कांट एक्सप्लेन इट इन सिंपल वर्ड्स, मतलब अब तब इसका अर्थ है कि आप उतना अच्छा जानते ही नहीं है कि आप उसको सरल शब्दों में इस इंसान को, इस व्यक्ति को, बच्चे को बता पाए, चाहे वो कितना भी घनघोर रिसर्च हो। यही आता है हिंदी प्रकाशन समिति जी। हाँ, तो भैया के इसमें एक पत्रिका भी है, अचिंत्य काशी विश्वविद्यालय के बच्चे, इनके मार्गदर्शन में वो चलती है। वो भी एक आउटरीच ही है। जितना भाषा का महत्व बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि जन सामान्य अपने लोकल भाषा में बोलेगा, आपको समझाना पड़ेगा। इसका अर्थ ये नहीं है कि हायर एजुकेशन लोकल भाषा में करते हैं फिर वो बाहर से कर जाएगा। ये दोनों बात को समझनी है। आपको विज्ञान के लिए जागरूकता जो है वो लोकल लैंग्वेज में करनी चाहिए, पर उन बच्चों को आपको जो अंतर्राष्ट्रीय संपर्क की भाषा, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा की भाषा, उससे उतना ही उनको उसमें प्रकांडपन बना देना है कि वो समझ जाए। तो आप जब लोग, मैंने देखा है कि सोशल मीडिया या ऐसे जब लोग किसी चीज की पैरवी करते हैं, भाषा की और विज्ञान से जोड़ते हैं, तो अक्सर ये बहुत विरोधाभासी होता है। या तो अब पूरा हिंदी ना जाए, या तो हिंदी में तब तक के लिए सही है जब उनको सहज और जागरूक करें, उनके अंदर रुचि, वो प्रेरणा पैदा करते हैं कि वो वहां तक जाए। पर आपको विज्ञान किसी सीमा, किसी देश से नहीं सीमित है, मतलब काल से सीमित है। तो देश काल से बाहर जाके आपको सीखना पड़ेगा, जुड़ना पड़ेगा। और वो सीखने के लिए आपको जो अंतर्राष्ट्रीय संपर्क की जो भाषाएं हैं और उसमें अंग्रेजी आती है, उसमें इतना बढ़िया हो जाइए कि आपको कोई कॉन्सेप्ट, कुछ बात समझने, बोलने, बताने में मुश्किल ना हो, क्योंकि उसी में आपको फिर कम्युनिकेट करना है। मेरा आखिरी सवाल, आखिरी जिज्ञासा है जी। आपने इतने संस्थान देखे जी, इंडियन संस्थानों को, भारत के जो संस्थान हैं, उनको क्या सीखने की, क्या अपनाने की जरूरत है? जैसे संस्थान, जैसे हमने अन्य प्रश्नों का भी बात करी, तो संस्थान के साथ ये है कि जैसे इंसान, किसी मनुष्य के से कल्चर निकाला नहीं जा सकता। मनुष्य अपने साथ कल्चर, जो मैं हूँ तो मेरा कल्चर में साथ चल रहा है, वैसे संस्थान जहाँ पे स्थित होता है उसमें उसके आसपास के कल्चर का उसमें घालमेल होता ही है। बिल्कुल। तो पहली बात तो ये, उस बैकग्राउंड से लेके चलिए, वो तो नहीं निकाला जा सकता है। तो सीखने से ज्यादा मुझे लगता है कि रिसोर्सेस की बहुत जरूरत है, बहुत ज्यादा। और जो भी चीज समाज, जितनी भी बातें मैंने पॉइंट्स बोले समाज के लिए, वही चीज लागू होते हैं इस पे। और वही वैज्ञानिक, वही संस्थान बहुत आगे तक ले जाते हैं जन सामान्य के लिए भी, और विश्व में के पटल पे भी आगे ले जा सकते हैं, जो उस सरल व्यक्तित्व और अहंकार विहीन उसके साथ आते हैं, एटीट्यूड के साथ आते हैं। जैसे लालजी सिंह हैं, जैसे अब्दुल कलाम हैं, जिनको पता हो कि विज्ञान करना है, रिसोर्सेज जुटाने हैं, और इस अहंकार में नहीं कि सब हमको ही पता है, हम ही कर लेंगे। आप बेहतर कोलैबोरेशन करिए, दूसरों को मौका दीजिए, दूसरों को लाइमलाइट लेने दीजिए, कुछ अपना करिए, कुछ उनका। जितना ज्यादा कोलैबोरेशन होंगे, जितना ज्यादा रिसोर्सफुलनेस होगी, और जितना अहंकार त्यागा जाएगा, जितना
ओपन जो साइंस के इसमें जितना ओपन एक्सेस भैया आप जानते हैं कितना महत्वपूर्ण है। और ओपन एक्सेस एक कॉन्सेप्ट है, ये सिर्फ जर्नल के लिए नहीं है, ये कोलैबोरेशंस पे भी होता है, ट्रांसपेरेंसी ऑफ डेटा के लिए भी है, जो नॉलेज के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी ओपन एक्सेस है। और जब हम जैसे कि पत्रिका रिसर्च किसी के आउटरीच की बात करते हैं, वो भी ओपन एक्सेस है। ओपन एक्सेस किस लिए? अगर हमने एक ऐसी भाषा में चीजें विज्ञान करके रख दिया जो कि बच्चा जानने इतना छोटा है, जब उसका केंद्र उसकी प्रेरणा बहुत ऊंचे दूर तक उसको ले जा सकती है, वहां वो उससे से अवगत ही नहीं है, तो ये भी ओपन एक्सेस उसके लिए नहीं है। तो जब आप हिंदी में बोलते हैं उसको, तो उसके लिए ये चीज ओपन एक्सेस हो जाती है। तो ये मेरा कहना है कि इन चीजों का बहुत बढ़िया। जी। साक्षी, वैसे 5-6 घंटे हम लोग चला सकते हैं क्योंकि जवाब आपके जबरदस्त हैं। लेकिन एक आखिरी सवाल आज के लिए एटलीस्ट, क्योंकि बच्चा भी वेट कर रहा है, तो आखिरी सवाल ये है कि कोविड में जो आप लोगों ने काम किया, बड़ा जबरदस्त, बड़ा काबिले तारीफ काम है जो लंबे समय तक याद किया जाएगा, वो कैसे आइडिया आया और कैसे आपने उसको एक्सिक्यूट किया? तो जैसा कि आपने अभी पहले भी मेंशन किया था, सोशल मीडिया पे जैसे मित्र रहे, कनेक्शंस रहे, तो उसमें एनजीओज हैं, लोग हैं, हिंदी साहित्य के लोग हैं, शिक्षण संस्थाओं से हैं, वैज्ञानिक संस्थाओं से हैं, गृहिणियाँ हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो व्यवसाय हैं वो हैं, हर एक आम आदमी सोशल मीडिया पे जैसे जुड़ा। जब कोविड का समय शुरू हुआ तो जो छोटे छोटे इनिशिएटिव लोगों ने लिया था, वैसे ही मैंने, मेरे दोस्तों ने, मुझे लगता है 272 लोगों का ग्रुप बना हुआ था, हम लोगों ने एक एक दिन में, और ये किसी एक को मैं बोल दूंगी कि कोई रेडी नहीं, वो एक बहुत कंबाइंड एफर्ट था। जैसे एक जब एक स्वार्म इंटेलिजेंस होता है ना, जैसे आपको पता होगा, पूरा एक भीड़ एक लक्ष्य, एक प्रेरणा के लिए शरीर के विभिन्न अंगों की तरह काम करने लगे। आप ऐसा सोचिए, इसको कहते हैं स्वार्म इंटेलिजेंस। तो कहने को वो लोग अलग अलग व्यक्ति हैं, पर वो सारे लोग एक साथ जब काम करने लगते हैं, और ये दिस इज वन ऑफ द हॉलमार्क ऑफ एनी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन और वेंचर। तो ये वैसे ही था। तो उसमें जो सारे लोग थे, हमारे पास एक एक दिन में हमें मुझे लगता है कि कम से कम सैकड़ों 80 से 100 लोगों की मदद करी थी, और किसी की भी मदद कर रहे थे। तो इतने लोग की किसी भी, नॉर्थ इंडिया में ज्यादातर सबकी मदद कर पा रहे थे, जितने लोग की हो जाती, जो मिस हो जाता था, जैसे कि जो भी आता था, जो मिस हो जाता था, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, और उसमें ब्लड डोनेशन से लेके, बच्चे जो अनाथ हैं उनके एडॉप्शन से लेके, क्रीमेशन अंतिम दाह संस्कार से लेके, खाना फ्री में खाना से लेके, जो उस समय दवाइयाँ थी वो पहुंचाने से लेके, किसी को ट्रांसपोर्ट, ऑक्सीजन सिलेंडर तो सबसे ज्यादा वो था, कहीं भी किसी को 20 मिनट में ऑक्सीजन खत्म हो रहा, वो से लेके सब कुछ, यहाँ तक कि उस समय कभी फंड रेजिंग भी 2 दिन का करा था। और कोने कोने गांव में से जैसे किसी दूध मुहा बच्चा जिसका सब परिवार मर गया, उसको ब्रेस्ट मिल्क तक पहुंचाने का तक, जैसे बंगाल का एक केस था, ऐसे ही केसेस, और ऐसे ऐसे और लोगों से जो उस समय जुड़ पाई, जो लोगों ने जिनसे बात हो पाई, वो शब्दों में अव्यक्त करना बहुत कठिन है। जो वो जिस तरीके से वो आभार व्यक्त करते थे, जितना भावनात्मक और जितना विसरल वो मोमेंट्स थे, उनको कठिन है। लेकिन मैंने देखा है समाज उतना ही सुंदर इस समाज में लोग हैं, जितना हमें अलग से खराब भी दिखता है समाचार पत्रों में, उतने ही सुंदर भी लोग हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से कर पाई। मैंने छुट्टी में ली थी, वैसे मेरे बॉस ने कह दिया था मैं 8 हफ्ते तक नहीं आऊंगी, और जूस और चिप्स पे बस बैठ के कर रही थी, पर उसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं था, करना ही था सबके साथ। बहुत बढ़िया। साक्षी, अभी तो कई घंटे जो है वो आप हमारे सवालों का जवाब देने के लिए एकदम तरफ ताजा हैं, लेकिन आज का एपिसोड हम लोग यही खत्म करना चाहेंगे। आप इतना समय निकाल करके मेरे के लिए आई, और आपने हर सवाल का बड़े अच्छे से जो है वो उत्तर दिया। सबसे अच्छी बात ये है कि लोग ये समझेंगे कि काशी से एक सामान्य दर्शन की रही बच्ची कैसे तमाम लहजावतों को झेलते हुए अपने मंजिल की तरफ आगे बढ़ रही है, और अकेले नहीं आगे बढ़ रही है, उसके साथ एक कारवां जुड़ा हुआ है जो कई सारे लोगों की मदद कर रहा है, कई सारी चीजों के लोगों को इल्यूमिनेट कर रहा है।
तो हम चाहेंगे कि हर घर से साक्षी निकले, हर घर में साक्षी पैदा हो, और ये देश जो है वो आप लोगों का रेडी रहेगा, हमेशा रेडी रहेगा। और हम लोगों ने जो है वो ये नहीं कि केवल एक कैरियर के लिए सोचा है, बहुत सारे लोगों के कैरियर के लिए सोच रहे हैं। साइंस कम्युनिकेशन के लिए साक्षी जो है वो एक बड़ा काम करती है, वो उनकी है वो समझाती हैं, और जो विमेन एम्पावरमेंट है उसके लिए भी काम करती हैं। तो हमें ये बहुत खुशी है कि अपनों में, ठीक है, कोई जो है वो कहीं बेंगलोर में पैदा हुआ, कहीं कोचिंग में पैदा हुआ, यूएस में पैदा हुआ, यूके में पैदा हुआ, वो भी ऐसा काम कर रहा होगा, लेकिन अपनों के बीच में पैदा हुई कोई बच्ची जो हमारी मिट्टी की बनी हुई है, हमारे चीज़ों को समझ रही है, वो भी दुनिया पे गलत नजरिए से देख रही, लोगों को बता रही है, हमारी दिल गर्व की बात है। आप इस क्रिया में या इससे संबंधित चीजों में आगे बढ़े। हमारी शुभकामनाएं हैं, बाबा विश्वनाथ से यही प्रार्थना है कि आप अपने करियर में आगे बढ़ते चलें और लोगों को भी इससे लाभ मिलता चाहिए। हम फिर आपको याद करेंगे और हम चाहेंगे कि आप फिर जब भी भारत आए जल्दी आए, क्योंकि काफी लंबा सफर नहीं रहता, तो हम आपको अलग अलग स्कूलों में ले जाए आप बच्चों से मिले, बच्चे क्योंकि उनों के बीच का कोई अगर एक ऊपर उठता है तो लोग उसकी तरफ जरूर देखते हैं। आप उनमें से एक है। बहुत पॉजिटिव पॉइंट है हमारे काशी की एक चीज है, क्या बनी, तो आप आगे बढ़े, सेक्टर को आगे बढ़ाएं और लोगों की सेवा करें। तो आज एक बड़ा बेहतरीन एपिसोड किया, क्योंकि जब हम शुरू किए थे तो लगा कि 15-20 मिनट में हम लोग खत्म कर देंगे, लेकिन ये एपिसोड लंबा चला। आप लोग इस एपिसोड को पूरा देखिएगा, और इस एपिसोड में अगर आपको कोई कमेंट हो तो बिल्कुल हम लोग को बताइएगा, हम लोग उसी के अनुसार अपने वीडियोस को आगे बढ़ाएंगे और ऐसी ऐसी चीजें हम लगातार आपके लिए लेकर के आते हैं।